हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ फंडामेंटल्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर्स। पिछले वीडियो में हमने यूनिट 1 कवर किया था। अभी इस वीडियो में हम यूनिट 2 की तरफ जाने वाले हैं। सो योर यूनिट 2 इज लीनियर डेटा स्ट्रक्चर यूजिंग सिक्वेंशियल ऑर्गेनाइजेशन। तो ये इसके अंदर भी आई हैव ट्राइड माई बेस्ट टू कवर ऑल द PYQs। जो भी एल्गोरिदम्स पे क्वेश्चंस आए थे मैंने कवर कर दिए, जैसा मर्जिंग ऑफ टू अरेज है, या फिर स्पार्स मैट्रिक्स के ऊपर जो एल्गोरिदम था, पॉलिनोमियल एडिशन का, पॉलिनोमियल मल्टीप्लिकेशन का, सब एल्गोरिदम्स इसमें मैंने कवर किए हैं। तो वन बाय वन सब चीज़ें हम इसमें कवर करेंगे। सो द फर्स्ट थिंग इज कॉन्सेप्ट ऑफ सिक्वेंशियल ऑर्गेनाइजेशन। सिक्वेंशियल ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है द वे द डेटा इज स्टोर्ड एंड एक्सेस्ड इन अ लीनियर ऑर्डर। लीनियर ऑर्डर में कैसा आपका डेटा जो है स्टोर होता है। कल हमने लीनियर और नॉन लीनियर के बारे में बात की थी, एंड दिस चैप्टर इज कम्प्लीटली फोकस्ड ऑन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स। तो लीनियर में सब सीक्वेंशियली काम होता है, 1 2 3, तो इसके बाद ये और फिर उसके बाद ये। सो दिस इज व्हाट सिक्वेंशियल ऑर्गेनाइजेशन लुक्स लाइक। इस मेथड में डेटा एलिमेंट्स आर अरेंज सिक्वेंशियली, जो हमने अभी देखा। और अगर आपको रिट्रीव या मैनिपुलेट करना है किसी पर्टिकुलर एलिमेंट को, तो आपको उसके पिछले एलिमेंट्स के पास भी जाना पड़ता है, क्योंकि डेटा जो है सिक्वेंशियली आगे आगे जाता है ना। मतलब अगर मुझे ये 3 को यहाँ पर चेंज करना है, तो मेरा जो प्रोग्राम है पहले 1 की तरफ जाएगा, देन इट विल गो टूवर्ड्स 2 एंड देन इट विल गो टू 3। डायरेक्टली 3 में जाके चेंज नहीं होता है सिक्वेंशियल ऑर्गेनाइजेशन में। एवरीथिंग फॉलोज अ सीक्वेंस। तो एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के बारे में हम अभी बात करते हैं। ये क्वेश्चन एग्जाम में आया था, व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ सिक्वेंशियल ऑर्गेनाइजेशन। सबसे पहला है उसकी सिंप्लिसिटी। आप इसको इजीली इंप्लीमेंट और अंडरस्टैंड कर सकते हो, स्पेशली सिंपल डेटा स्ट्रक्चर्स के लिए, लाइक अरेज या फिर सिक्वेंशियल फाइल्स। दूसरा है एफिशिएंट फॉर सिक्वेंशियल एक्सेस, जैसा है रीडिंग अ फाइल। अगर कोई फाइल रीड कर रहे हो आप यूजिंग अ प्रोग्राम, तो फाइल रीडिंग आप स्टार्टिंग टू एंड ही करोगे ना, शुरू से आखिर तक। ऐसा नहीं है कि बीच में आप कोई पार्ट पर जाकर रीड करोगे फिर दूसरा। सो इफ यू आर रीडिंग अ फाइल, यू स्टार्ट फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड। और कोई लिस्ट को ट्रैवर्स कर रहे हो आप, यू आर गोइंग टू फॉलो द सीक्वेंस। तो यहाँ पर ये काफ़ी एफिशिएंट काम आपका हो जाता है। देन दिस इज मेमोरी एफिशिएंसी। डेटा जो है कंटिग्यूअस मेमोरी लोकेशंस में स्टोर किया जाता है। कंटिग्यूअस का मतलब है वन आफ्टर द अनदर, एक के बाद एक। विच रिड्यूसेस मेमोरी फ्रैगमेंटेशन। मेमोरी के फ्रैगमेंट्स में टूटने का कुछ चांसेस जो है वो कम हो जाते हैं, और आपकी मेमोरी मैनेजमेंट जो है सिंपल हो जाती है। फिर है लो ओवरहेड। नो एडिशनल डेटा स्ट्रक्चर्स और पॉइंटर्स आर नीडेड। कोई आपको एडिशनल डेटा स्ट्रक्चर्स और पॉइंटर्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है इन एलिमेंट्स का ट्रैक रखने के लिए। इसके वजह से जो है लेस मेमोरी ओवरहेड होगा, क्योंकि आपको कोई पॉइंटर्स वगैरह यूज़ नहीं करना पड़ेगा। अब आते हैं हम डिसएडवांटेजेस के ऊपर। डिसएडवांटेजेस ये है कि आप अगर कोई स्पेसिफिक एलिमेंट को सर्च कर रहे हो, तो आप लीनियर सर्च करोगे, जिसके वजह से O(n) टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लगेगी और काफ़ी टाइम लगेगा, क्योंकि किसी चीज़ को मुझे सर्च करना है और वो चीज़ पूरी एंड में है, तो मेरा जो प्रोग्राम है वो 1 बाय 1 चीज़ों को देखेगा, बट दैट थिंग इज़ एट द एंड, तो एंड तक जाने तक बहुत टाइम लगाएगा। तो ये एक इसका डिसएडवांटेज है। फिर दूसरा है इंसर्शन एंड डिलीशन ओवरहेड। अगर आपको जो है कोई चीज़ इंसर्ट करना है या फिर डिलीट करना है आपके अरे में, आपके लिस्ट में, तो आप जब उसे डिलीट करते हो, तो जो चीज़ें हैं वो गैप फिल करने के लिए शिफ्ट होती जाती है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखो 1 2 3 4 5। अगर मैं इसे डिलीट कर रहा हूँ, तो ये 4 यहाँ पर शिफ्ट होगा, फिर 5 यहाँ पर शिफ्ट होगा। तो ये शिफ्टिंग के वजह से भी जो है ये काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है, एंड O(n) टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसकी होती है। फिर तीसरा है फिक्स्ड साइज। फिक्स्ड साइज की बात तो हमने कल ऑलरेडी की थी व्हेन वी वर टॉकिंग अबाउट स्टैटिक एंड डायनामिक डेटा स्ट्रक्चर्स। स्टैटिक डेटा स्ट्रक्चर्स में मेमोरी एलोकेशन जो है फिक्स्ड होती है, तो अगर आपको ज़्यादा मेमोरी लग रही है तो फिर वहाँ पर आपको प्रॉब्लम होगा। और अगर आपके पास आपने ज़्यादा मेमोरी पहले से ही ले रखी है और उतनी आप यूज़ नहीं करने वाले होगे, तो आपकी मेमोरी वहाँ पर वेस्ट होगी। तो यहाँ पर एक फिक्स्ड साइज़ का जो है प्रॉब्लम आपको आएगा। फिर है नॉट सूटेबल फॉर डायनेमिक डेटा। सिक्वेंशियल ऑर्गेनाइजेशन बहुत ही कम एफिशिएंट होता है डायनेमिक डेटा के लिए, जहाँ पर आपको कई बार कुछ इंसर्ट करना है या डिलीट करना है, तो वैसे केसेस में आप सिक्वेंशियल ऑर्गेनाइजेशन की तरफ जाना प्रीफर नहीं करना चाहिए। फिर अब आते हैं हम ओवरव्यू ऑफ अरे। तो अरे के ऊपर ही बहुत सारा ये चैप्टर बेस्ड है, तो देखते हैं हम अरे क्या है। अरे जो है एक बहुत ही बेसिक डेटा स्ट्रक्चर है प्रोग्रामिंग में, जिसमें हम एक पर्टिकुलर टाइप का के एलिमेंट स्टोर कर सकते हैं। जैसे मैंने इंटीजर स्टोर किए, या फिर कोई कैरेक्टर्स या फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स, ऐसा आप उनका
कलेक्शन जो है स्टोर कर सकते हो सेम टाइप का। द एलिमेंट्स इन एन अरे आर स्टोर्ड इन कंटिगुअस मेमोरी लोकेशंस। कंटिगुअस का मैंने मतलब बताया था, एक के बाद एक जो है आपके डेटा आपका स्टोर होता है। अब आते हैं हम ओवरव्यू ऑफ अरे पे। सबसे पहले इसका सिंटैक्स देख लो। सिंटैक्स में क्या है, सबसे पहले टाइप है विच इज़ इंटीजर, फिर वेरिएबल नेम हमने लिख दिया अरे का ARR, एंड देन यू राइट योर साइज विच इज़ 5। तो इस तरीके का सिंटैक्स होता है उसका, और ये एग्जाम्पल है। तो इंट अरे 5 लिख दिया हमने, और उसको जो है 5 एलिमेंट्स उसके अंदर हमने डाल दिए, 10 20 30 40 50। तो अगर आपको उनको एक्सेस करना है तो आप उनके इंडेक्स से आप उनको एक्सेस करोगे। दिस इज 0 1 2 3 4। तो अगर आप ARR 0 लिखते हो तो आपको 10 देगा, अगर आप ARR 1 लिखते हो इट विल गिव यू 20। ऐसे ही आप जो है उनके इंडेक्स के वैल्यू से एक्सेस कर सकते हो उनको। अरे का जो साइज 5 है, जिसको आप इनिशियलाइजेशन के बाद चेंज नहीं कर सकते हो, इट इज फिक्स्ड, इट इज अ फिक्स्ड साइज। अब हम आते हैं वन डिमेंशनल अरे पे। तो 1D अरे के ऊपर भी क्वेश्चन आया था पहले। बहुत ही सिंपल अरे लिस्ट होती है ये। इसके अंदर सिर्फ एक ही डिमेंशन में आप स्टोर करते हो। वी आर गोइंग टू सी 2 डिमेंशनल एंड 3 डिमेंशनल अरेज लेटर एज वेल। तो देखो इंडाइसेस जो है इसके ये है 0 1 2 3 4 5। अरे की लेंथ जो है वो 6 है। ये देखिए एट इंडेक्स 0 आप ये एलिमेंट देख सकते हो A, फिर एट इंडेक्स 5 इट इज़ Y। हमने इंटीजर A6 किया था क्रिएट। तो इस तरीके से आप अरे को डिक्लेयर कर सकते हो। सो नाउ लेट्स राइट अ सूडो कोड टू रिवर्स द नंबर्स इन अ 1D अरे। 1D अरे के अंदर आपको अगर नंबर्स को रिवर्स कर देना है, आपको जो भी नंबर्स दिए गए हैं, तो आप एक सूडो कोड हम यहाँ पर लिखते हैं। ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, यू आर आस्क्ड टू क्रिएट इट। तो सबसे पहले हम एक फंक्शन क्रिएट करते हैं। फंक्शन आई विल डिलीट दिस। फंक्शन रिवर्स अरे, मैं इसका रिवर्स अरे नाम दे रहा हूँ, और इसके अंदर हम 2 एलिमेंट्स दे देंगे, अरे और नंबर। तो ये फंक्शन के अंदर हम स्टार्ट और एंड को इनिशियलाइज कर देते हैं। स्टार्ट इज इक्वल टू 0 और जो एंड है इट विल बी इक्वल टू n-1। सूडो कोड है, आई एम नॉट यूजिंग अ स्पेसिफिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, डायरेक्टली आप लिख देना। फिर हम एक वाइल लूप के यूज से पता करेंगे अगर आपका स्टार्ट जो है इफ इट इज लेस देन एंड, तो क्या होगा, आप उसको स्वैप कर दोगे। मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा आगे कैसे चलेगा ये। वाइल स्टार्ट इज लेस देन एंड, आप जो है एलिमेंट्स को स्वैप करेंगे। कैसे स्वैप करते हैं देखिए, आप टेम्प यूज़ करते हो, उसमें टेम्पररी कोई उसको असाइन करते हो। टेम्प इज इक्वल टू अरे स्टार्ट, फिर ये अरे स्टार्ट को ही हम फिर से नीचे लिखते हैं। अरे स्टार्ट इज इक्वल टू अरे एंड, एंड देन इसको फिर वापस यहाँ पे नीचे लिखो, और जहाँ से स्टार्ट किया था हमने टेम्प से, उसको हम लास्ट में लिख देंगे। तो ये देखो सिंपल सा है याद रखने के लिए। टेम्प इज इक्वल टू अरे स्टार्ट, फिर अरे स्टार्ट इज इक्वल टू अरे एंड, उसी को हमने लिखा, फिर अरे एंड इज इक्वल टू टेम्पररी। क्यों कर रहे हैं हम ये, हम जो स्टार्ट को है एंड से स्वैप कर रहे हैं। ये स्वैप क्यों करना पड़ता है मैं दिखाता हूँ आपको। और लास्ट में आप लिख दोगे स्टार्ट इज इक्वल टू स्टार्ट प्लस 1, और जो एंड है इट इज इक्वल टू एंड -1। ये हम इसलिए लिख रहे हैं, आपका लूप जो है कंटिन्यूसली काम करना चाहिए, इसलिए। अभी मैं इसका आपको एक एक्सप्लेनेशन दिखाता हूँ। ये देखिए, अगर आपकी एक अरे है, अरे का हाउ शुड आई एक्सप्लेन दिस। ये देखो इट इज़ 5 4 3 2 1। इसको आपको रिवर्स कर देना है। ओके, तो आई एम सॉरी, ये तो मैंने रिवर्स ही लिख दिया, सॉरी। 1 2 3 4 5, इसको हमको रिवर्स करना है। तो इसको किस तरीके से रिवर्स किया जाता है देखिए, वो चेक करता है कि इफ स्टार्ट इज लेस देन एंड। ये देखिए स्टार्ट यहाँ पर है लेस देन एंड, तो वो उसे स्वैप कर देता है। सो इट विल बी 5 2 3 4 1। अब देखिए, अब फिर से वो चेक करता है इज द स्टार्ट लेस देन एंड। स्टार्ट लेस नहीं है अभी, फिर अगले एलिमेंट की तरफ जाता है, इज द स्टार्ट लेस देन एंड, हाँ द स्टार्ट इज लेस देन एंड, फिर वो उसको वापस स्वैप कर देगा। सो इट विल बी 5 4 3 2 1। तो इस तरीके से जो है आप एक फंक्शन क्रिएट कर रहे हैं, एक सूडो कोड हमने क्रिएट किया जिसके वजह से आपके अरे के जो एलिमेंट्स हैं उनको हम रिवर्स कर रहे हैं। तो ये एग्जाम्पल आप लिख देना और वो सूडो कोड लिख देना इफ इट इज आस्क्ड।
अब आते हैं हम इन अरे एज एन एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप। ये हमने ऑलरेडी फर्स्ट वीडियो में देख लिया था, अरे एज एन एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप। ये चैप्टर में ये फिर से सिलेबस में डाला है उन्होंने, तो वही कल की बात मैं एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले आप लिख दोगे स्ट्रक्चर अरे वैल्यू कॉमा इंडेक्स। ये क्यों कर रहे हैं हम? अरे को एक एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप में हम डिक्लेयर कर रहे हैं। एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप क्या होता है? वो डेटा टाइप जो फोकस करता है उसके बिहेवियर पे रादर देन इट्स इम्प्लीमेंटेशन। आपके प्रोग्राम के बिहेवियर पे वो फोकस करता है रादर देन इट्स इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है। तो स्ट्रक्चर अरे वैल्यू कॉमा इंडेक्स डिक्लेयर करोगे आप। डिक्लेयर के अंदर हम सबसे पहले क्रिएट करते हैं क्रिएट अरे। क्या क्रिएट क्यों करते हैं हम? क्रिएट इसलिए यूज करते हैं एक एम्प्टी अरे को क्रिएट करने के लिए। फिर उसके बाद है रिट्रीव हम इनपुट लेने के लिए करते हैं अरे का और इंडेक्स का। और लास्ट में आप स्टोर करते हो जो आपने इनपुट लिया है इंडेक्स वैल्यू पेयर्स के अंदर बाय यूजिंग द स्टोर कमांड। तो ये आप यूज कर सकते हो इफ अरे एज एन एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप पूछा गया, एंड पूछा जाएगा ही। फिर अब आते हैं ऑपरेशंस ऑन अरे के ऊपर। दिस हैड आल्सो बीन आस्क्ड, और ये बहुत ही इजी पार्ट है इस चैप्टर का। देखो अरेज को कैसे आप एक्सेस करते हो, ये हमने ऑलरेडी पीपीएस में देखा ही हुआ था फर्स्ट ईयर में, बट ऑल वी हैव टू डू इज हैव अ लुक एट इट अगेन। देखो अगर आप एक्सेस कर रहे हो एक एलिमेंट को, देन रिट्रीव एन एलिमेंट एट स्पेसिफिक इंडेक्स। कोई स्पेसिफिक इंडेक्स है उससे आप जो है उसे एक्सेस कर सकते हो। तो आप एलिमेंट लिखोगे आपका, और एलिमेंट इज इक्वल टू अरे और इंडेक्स उसकी, मतलब इफ दिस इज 1 2 3 4 5, तो आप दिस इज अरे, सो यू विल राइट अरे, मेरे को ये एक्सेस करना है, सो दिस इज 0 1 एंड दिस इज 2, सो आई राइट इट लाइक दिस। तो इस तरीके से जो है आप एक्सेस कर सकते हो इस एलिमेंट को। अब आते हैं हम नेक्स्ट पार्ट पे, वो है अपडेटिंग एन एलिमेंट। अगर आपको किसी एलिमेंट को अपडेट करना है, देन यू विल हैव टू मॉडिफाई द वैल्यू ऑफ दैट एलिमेंट। तो आप कैसा करोगे? अरे और उसका इंडेक्स दोगे आप न्यू अंडरस्कोर वैल्यू। जो भी आपको न्यू वैल्यू देनी है वो स्पेसिफिक इंडेक्स पे आप दे दोगे। सो इट विल बी समथिंग लाइक अरे टू, सेकेंड इंडेक्स पे आई हैव टू चेंज इट टू समथिंग लाइक। तो इस तरीके से हम जो है अपडेट कर रहे हो उस एलिमेंट को। देन इंसर्टिंग एन एलिमेंट। तो इंसर्ट जब हम एलिमेंट करते हैं, इट डायरेक्टली गोज टू द लास्ट एलिमेंट, जहां पर लास्ट आपकी वैल्यू थी उसके आगे वो चला जाता है, बट आपको स्पेसिफिक पोजीशन पे उसको डालना है। सो यूल यूज दिस इंसर्ट अरे पोजीशन वैल्यू। जो भी आपको अरे डालना है, एलिमेंट डालना है और उसकी पोजीशन और उसकी वैल्यू। अरे डालना नहीं है, जो अरे के अंदर डालना है उसका आपको यहाँ पर नाम लिखना होगा। देन यू हैव डिलीटिंग एन एलिमेंट। अगर आप कोई स्पेसिफिक एलिमेंट को डिलीट करना चाहते हो, यू यूज डिलीट अरे कॉमा पोजीशन। जिस अरे को आप जिस अरे में से डिलीट कर रहे हो और उसकी पोजीशन वो एलिमेंट की जिसको आपको डिलीट करना है। देन ट्रैवर्सिंग एन अरे। ट्रैवर्स करना मतलब हर एक एलिमेंट को उसमें एक्सेस करना। कैसे करोगे एक्सेस? फॉर लूप यूज करके। फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0, आई स्मॉलर देन एन, और जो है प्रोसेस अरे आई। तो आई के हर एलिमेंट को वो जो है ट्रैवर्स करता जाएगा फॉर लूप की हेल्प से। फिर है सर्चिंग फॉर एन एलिमेंट। अगर मैं एक स्पेसिफिक एलिमेंट को मेरे सर्च कर रहा हूँ ऑफ अ स्पेसिफिक वैल्यू, तो वो मुझे उसकी इंडेक्स बताएगा, विच इज़ आई। अरे आई इज इक्वल टू वैल्यू मैं जो भी दे दूंगा, एंड आई विल रिटर्न आई, जिसकी वजह से वो मुझे उसकी वैल्यू रिटर्न करेगा। मर्जिंग ऑफ टू अरेज। देखो 2 अरेज है हमारे, 1 2 3 4। इसको मुझे मर्ज करना है इसके साथ। तो ये दोनों को आप मर्ज करते हो और एक नई अरे जो है बनाते हो। ठीक है, तो इस तरीके से जो है आप एक 2 अरेज को मर्ज करते हो। तो मर्ज किस तरीके से होता है? देखिए, आपके जो वैल्यूज हैं या तो वो सॉर्टेड वे में होते हैं या फिर वो अनसॉर्टेड वे में होते हैं। अनसॉर्टेड का मतलब है कि वो अगर आगे पीछे हो गए, सो दे वोंट बी इन असेंडिंग ऑर्डर। ये देखिए यहाँ पर भी एक एग्जांपल दिया गया है, दोनों को हमने मर्ज करके एक नए अरे में चेंज कर दिया, आइदर सॉर्टेड और अनसॉर्टेड डिपेंडिंग ऑन द अरेज कैरेक्टरिस्टिक्स।
फिर आते हैं हम स्टेप्स टू मर्ज टू अरेज। अगर आपको दो अरेज को मर्ज करना है तो आप किस तरीके से करोगे, देखो सबसे पहले यू विल कंपेयर द करंट एलिमेंट्स ऑफ ए एंड बी। ए एंड बी आप कंपेयर करोगे और छोटा वाला कौन सा है चेक करोगे। जो छोटा वाला होगा इनमें से उसको आप सी में ऐड करोगे। छोटा वाला क्यों कह रहा हूं मैं, क्योंकि आपकी जो मर्ज्ड अरे रहेगी ना, न्यू वाली जो रहेगी, उसमें आपके एलिमेंट्स असेंडिंग ऑर्डर में रहेंगे। सो यू विल कंपेयर देम एंड देन यू विल ऐड देम टू सी। और ये कब तक करते जाओगे आप, जब तक आपके सारे एलिमेंट्स सी के अंदर ऐड नहीं हो जाते। चलिए अभी देखते हैं, लेट्स हैव अ लुक एट अ सूडो कोड टू मर्ज टू अरेज। ठीक है, तो अभी ये सूडो कोड हम लिखते हैं टू मर्ज टू अरेज। दो अरेज को कैसे हम मर्ज करेंगे। सो द फर्स्ट थिंग टू डू इज क्रिएट अ फंक्शन लिख दे रहा हूँ मैं यहाँ पे। एक सूडो कोड है तो कोई स्पेसिफिक लैंग्वेज फॉलो नहीं करना है, बस आपके हिसाब से आप खुद की लैंग्वेज बनाकर थोड़ा सा ऐसा लगना चाहिए कि थोड़ा सा कोडिंग में कुछ तो भी लिखा है आपने। मर्ज अरेज यहाँ पर कर रहे हैं हम और दो एलिमेंट्स लिख दिए मैंने ए और बी। ठीक है, ये फंक्शन मैं यहाँ पर क्रिएट कर रहा हूँ और आई और जे जो मेरे हैं उनको इनिशियलाइज कर रहा हूँ 0। आई और जे क्या है, वो है इंडेक्स वैल्यूज़ हमारे अरेज ए और बी के। और फिर इसके बाद हम करेंगे एक सी को क्रिएट। सी क्या है, वो अरे है जिसमें हम ए और बी को ऐड करने वाले हैं। एक एम्प्टी अरे है जिसके अंदर जो एडिशन है, रिजल्ट है आपका, वो होगा। अभी एक वाइल लूप क्रिएट कर दो। वाइल आई स्मॉलर देन लेंथ ऑफ ए एंड जे स्मॉलर देन लेंथ ऑफ बी। अभी इसके अंदर हम एक इफ बोलेंगे। इफ इसलिए इफ आपका जो ए का एलिमेंट है वो छोटा है तो उससे पहले आपको अपेंड करना है सी के अंदर, उसको आप पहले ऐड करोगे। सो राइट इट लाइक दिस, इफ ए वाला जो है वो छोटा है या इक्वल है बी के एलिमेंट से, तो आप क्या करोगे, सी डॉट अपेंड इसको अपेंड कर देंगे ए वाले एलिमेंट को। और अगर ये केस नहीं है तो आप लिख दो एल्स। एक मिनट, इसको इटरेट भी करना है आपको, बार बार इसको आपको करना है, इसलिए हम लिख देंगे आई इज इक्वल टू आई प्लस प्लस। और फिर एल्स के अंदर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ सी डॉट अपेंड। सी डॉट अपेंड का मतलब है वो पर्टिकुलर चीज़ को ऐड कर दो। किसको ऐड करना पड़ेगा, बी जे को। बी को ऐड करेंगे हम। अगर ए का एलिमेंट छोटा है तो उसको ऐड करेंगे, अगर ए का एलिमेंट छोटा नहीं है तो बी के एलिमेंट को ऐड करेंगे। और यहाँ पे सेम लिख देना, जे इज इक्वल टू जे प्लस प्लस। ठीक है, ये आधा पार्ट हो गया। अभी तो हमने ये बात कर दी, बेसिकली आपका प्रोग्राम यहाँ पर ख़त्म हो गया है। यहाँ पर क्या कर दिया हमने, ए का एलिमेंट छोटा है तो वो ऐड होगा, या फिर बी का एलिमेंट छोटा है तो वो ऐड होगा। बट इन सर्टन इन अ केस दैट आपकी जो एक अरे है वो काफ़ी बड़ी है और एक अरे छोटी है, मतलब उसके अंदर 5 एलिमेंट्स है, इसके अंदर 10 एलिमेंट्स है, तो 5 एलिमेंट मैच होंगे और ऐड कर दिए जाएंगे। अब बी के अंदर जो 5 एलिमेंट बचे हुए हैं उनके लिए हम रिमेनिंग एलिमेंट्स को अपेंड करने के लिए क्या करेंगे, देखिए वाइल आई की जो है लेंथ जो है उसकी ए से कम है, वो सेम चीज़ जो पहले हमने की थी, बस अब इसको हम 1 बाय 1 कर रहे हैं। सी डॉट अपेंड, इसका मतलब है आई की लेंथ ये है कि जो छोटा वाला एलिमेंट है वो आप पहले ऐड करोगे और आई प्लस प्लस। ये किसके लिए हमने किया, ए वाले एलिमेंट के लिए। अगर ए के अंदर कोई रिमेनिंग एलिमेंट्स बच चुके हैं, ए वाले अरे के अंदर कुछ एलिमेंट्स अगर बचे हुए हैं तो आप उसे यहाँ पर ऐड करोगे। और सिमिलरली आई इक्वल्स टू आई प्लस प्लस, सिमिलरली वाइल जे की लेंथ जो है वो कम है, सो यू विल डू सी डॉट अपेंड बी वाले एलिमेंट को आप ऐड करो, बी के अरे के। ओके, तो सबसे पहले हमने क्या किया, देखो एक फंक्शन क्रिएट करा जिसके अंदर हमने 2 अरेज इनिशियलाइज किए। फिर आई और जे को 0 से इनिशियलाइज किया क्योंकि इंडेक्स जो है हमारा 0 से स्टार्ट होगा। फिर सी इक्वल टू एक एम्प्टी अरे क्रिएट की। फिर वाइल आई की जो लेंथ है वो छोटी है और जे की बी जे इज स्मॉलर देन लेंथ ऑफ बी। इफ़ ए जो है आपका छोटा है, ए का एलिमेंट अगर छोटा है तो आप उसे ऐड करोगे पहले, और अगर बी का छोटा है तो आप उसे ऐड करोगे। और अगर कुछ रिमेनिंग एलिमेंट्स है, रिमेनिंग एलिमेंट्स का मतलब कि कुछ एलिमेंट्स बच चुके हैं एक अरे में,
आपने कंपेयर करके छोटे वाले ऐड कर दिए, एक एलिमेंट एक अरे जो है पूरा ट्रैवर्स हो गया, उसके सारे एलिमेंट्स ऐड हो गए। अभी दूसरे वाले एलिमेंट में कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट, दूसरे वाले अरे में कुछ अगर एक्स्ट्रा एलिमेंट्स है तो आप उसको इस तरीके से ऐड करोगे। तो वो कोड आप लिख देना, इट्स क्वाइट सिंपल। अब आते हैं हम स्टोरेज रिप्रेजेंटेशन और उनके एड्रेस कैलकुलेशन में। स्टोरेज रिप्रेजेंटेशन का मतलब है कुछ डेटा स्ट्रक्चर्स जैसे अरेज किस तरीके से आपके स्टोर किए जाते हैं, और एड्रेस कैलकुलेशन का मतलब है उनका जो मेमोरी एड्रेसेस उनके हैं उन्हें कैलकुलेट करना, वो कहाँ पर है उसका मेमोरी एड्रेस स्पेसिफिक एलिमेंट का। स्टोरेज रिप्रेजेंटेशन जो है दो टाइप के होते हैं। सबसे पहला है रो मेजर रिप्रेजेंटेशन, जो भी आपका डेटा है वो रोज के फॉर्म में जो है दिया जाता है। जैसे देखिए यहाँ पर 1 2 3 है, रोज पहले वो रोज लेगा, तो 1 2 3, फिर उसके बाद नेक्स्ट रो पे गया वो यहाँ से यहाँ पर, सो दीज आर द नेक्स्ट एलिमेंट्स, फिर यहाँ से नेक्स्ट एलिमेंट्स। ऑल्सो ड्रॉ द डायग्राम इन योर आंसर, तो काफ़ी और इट लुक्स बेटर। दे आर स्टोर्ड इन अ रो वाइज मैनर, तो उसे आप रो मेजर रिप्रेजेंटेशन कहते हो। तो आप उसे 2D अरे में जो है करोगे काम। ये 1 डिमेंशनल अरे नहीं है, ये 2 डिमेंशनल अरे में आप स्टोर कर सकते हो एलिमेंट्स को। फिर हम आ जाते हैं नेक्स्ट चीज़ पे जो है एड्रेस कैलकुलेशन। तो ये फॉर्मूला आप याद रख लेना, ये फॉर्मूला एग्जाम में पूछा गया था। अगर आपको एड्रेस निकालना है AIJ का, तो क्या आप करोगे, बेस एड्रेस प्लस I इंटू नंबर ऑफ कॉलम्स प्लस J इंटू साइज ऑफ ईच एलिमेंट। इसमें सब वैल्यूज आपको दी होगी इफ़ द न्यूमेरिकल इज आस्क्ड, जिसके कम चांसेस है क्योंकि अभी तक तो पूछा नहीं गया है न्यूमेरिकल। बट अगर पूछा जाता है तो ये फॉर्मूला के बेसिस पे जो भी वैल्यूज दिए गए हैं वो वैल्यूज पुट करके आप आंसर निकाल सकते हो। बट रिमेंबर दिस फॉर्मूला, एड्रेस जो है आपका इट इज़ बेस एड्रेस प्लस I इंटू नंबर ऑफ कॉलम्स प्लस J इंटू साइज ऑफ ईच एलिमेंट। अब आते हैं हम कॉलम मेजर रिप्रेजेंटेशन पे। कॉलम मेजर भी सेम चीज़ है। अगर कॉलम वाइज मैनर में आप एलिमेंट्स को स्टोर करते हो तो आप उसे कॉलम मेजर रिप्रेजेंटेशन कहते हो। तो ये देखिए सेम चीज़ है, बट इसको हम कॉलम्स के फॉर्म में यहाँ पर स्टोर करने, 1 4 7 2 5 8 3 6 9 पहला कॉलम, फिर उसके बाद दूसरा कॉलम और तीसरा कॉलम, और उसमें हम रो वाइज जो है कर रहे थे। दिस इज ऑल्सो इन 2D अरे। इसका फॉर्मूला देखिए सिंपल फॉर्मूला है, बस यहाँ पर हम I कर रहे थे और यहाँ पर J था, और नंबर ऑफ रोज की जगह पहले नंबर ऑफ कॉलम्स था। सो J इंटू नंबर ऑफ रोज प्लस I इंटू साइज ऑफ ईच एलिमेंट, ये आपका फॉर्मूला है। ऑल्सो रिमेंबर दिस फॉर्मूला, जिससे आप मेमोरी एड्रेस को लोकेट कर सकते हो। अब आ जाते हैं मल्टी डिमेंशनल अरेज के ऊपर। मल्टी डिमेंशनल अरेज के ऊपर भी राइट ए शॉर्ट नोट ऑन करके क्वेश्चन आया था 2D अरे और 3D अरे के लिए। तो ये देखिए सबसे पहले है 2D अरे के बारे में। 2D अरे इज अ कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स अरेंज्ड इन रोज एंड कॉलम्स मच लाइक अ मैट्रिक्स और टेबल। मैट्रिक्स के फॉर्म में जो है आप उसे डिनोट कर सकते हो, रोज और कॉलम्स में जो है आपकी अरेज होती है। फॉर ईच एलिमेंट इन द अरे इट इज आइडेंटिफाइड बाय 2 इंडाइसेस, एक रो के लिए और एक कॉलम के लिए। 1 डिमेंशनल अरे में आप सिर्फ एक ही चीज़ कर रहे थे, एक पे ही आप आपका अरे क्रिएट कर रहे थे। यहाँ पे आपको 2 यूज़ करना है। देखिए इसका डिक्लेरेशन या सिंटैक्स जो है, डेटा टाइप आप सबसे पहले लिखोगे जो है इंटीजर, फिर अरे का नेम हमने यहाँ पर ले लिया A, और रोज कॉलम्स 3 4। पहले हम सिर्फ इतना ही ले रहे थे, सिर्फ 3 1D अरे के लिए, अभी हम 3 4 ले रहे हैं। इसके वजह से क्या होगा, एक 2D अरे क्रिएट होगी इस कमांड से, जिसके अंदर 3 रोज है और 4 कॉलम्स है। दिस इज I एंड दिस इज J। तो सिंटैक्स याद रखो और एक एग्जाम्पल आप लिख सकते हो। अभी आ जाते हैं हम स्टोरेज इन मेमोरी के ऊपर। तो जो 2D अरे की जो स्टोरेज होती है वो कॉलम्स में और रोज में जो है आप स्टोर करते हो। रो मेजर ऑर्डर जो है उसके अंदर कैसा होगा, रोज में ये स्टोर किया जाता है। तो सो दिस देन दिस देन दिस, अगर रो मेजर ऑर्डर है जो हमने अभी देखा, और अगर कॉलम मेजर ऑर्डर है तो कॉलम्स में जो है आपका डेटा स्टोर होता है। दिस विल बी स्टोर्ड देन दिस कंप्लीट लाइन विल बी स्टोर्ड। रोज में है तो ऐसा। तो स्टोरेज इन मेमोरी यू कैन नो रो मेजर ऑर्डर और कॉलम मेजर ऑर्डर है। ये एग्जाम्पल दिया है यहाँ पर। जो राइट वाले इंडेक्सेस है कॉलम्स के लिए वो उसे हम J से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो रोज वाले इंडेक्स होते हैं दे आर रिप्रेजेंटेड बाय I इज इक्वल टू 0। अगर आपको स्पेसिफिक एलिमेंट को एक्सेस करना है तो आप उसके इंडेक्स वैल्यूज पता कर सकते हो। यहाँ पर J 2 है और I जो है आपका 1 है। तो इस तरीके से मैनेजमेंट होता है 2D अरेज में। ऑल्सो प्लीज ड्रॉ दिस डायग्राम इन योर एग्जाम। फिर अब आ जाते हैं हम 3D अरेज के ऊपर। तो 3D अरे के अंदर क्या होता है, देखिए इट इज़ एन एक्सटेंशन ऑफ 2D अरे। इसमें रोज मिलेंगे और कॉलम्स भी मिलेंगे आपको, और उसके ऊपर एक लेयर मिलेगी आपको।
ये डायग्राम आप ड्रॉ कर सकते हो. इट लुक्स लाइक अ क्यूब लाइक स्ट्रक्चर. इसको आप मल्टी डिमेंशनल स्पेस में स्टोर कर सकते हो. ये इट हैज़ 3 थिंग्स, साइज 1, साइज 2, साइज 3, जो हमने यहाँ पर दिया. तो डेटा टाइप जैसा हम दे रहे थे इंट ए, फिर उसके बाद आप 3 साइजेस दे रहे हो यहाँ पे 2, 4, 6. इस तरीके से आप इसको जो है आप एग्जाम्पल दे सकते हो. साइज 1 रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ 2D अरेज. सबसे पहले जो है कितने 2D अरेज है आपको इससे पता चलता है. और फिर ये रोज और ये कॉलम्स. तो ये जो है ना रोज होते हैं, इसमें कॉलम्स होते हैं, और जो थर्ड डायमेंशन है उसको आप 2D अरे है ऐसा समझ सकते हो. सो रिमेंबर दिस, साइज 1 रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ 2D अरेज, साइज 2 रोज और साइज 3 जो है कॉलम्स. फिर आ जाते हैं हम 3 डिमेंशनल अरेज के एग्जाम्पल पे. तो ये देखिए इंट ए 342 जो मैंने अभी जस्ट एग्जाम्पल दिया था, इससे क्या होगा, एक आपकी 3D अरे क्रिएट होगी जिसके अंदर 3 लेयर्स है, 4 रोज है और 2 कॉलम्स है. तो इन टोटल एलिमेंट्स कितने होंगे आपके 24, 3 इंटू 4 इंटू 2. फिर आ जाते हैं स्टोरेज इन मेमोरी पे. तो इसको आप रो मेजर ऑर्डर में या फिर कॉलम मेजर ऑर्डर में स्टोर करोगे. अगर आप रो मेजर ऑर्डर में स्टोर करोगे तो सबसे पहले आपके रोज उसमें आएंगे, उसके बाद कॉलम्स और उसके बाद लेयर्स. और अगर आप कॉलम मेजर ऑर्डर में करोगे तो सबसे पहले कॉलम्स आएंगे, स्टोर होंगे, फिर उसके बाद रोज और उसके बाद लेयर्स. अभी आ जाते हैं हम कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्डर्ड लिस्ट में. An ordered list is a collection of elements arranged in a specific sequential order based on a predefined criterion. पहले आप कुछ क्राइटेरिया डिफाइन करते हो, उसके बेसिस पे जो है आपके एलिमेंट्स को अरेंज किया जाता है. जैसे असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर या फिर कोई अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर. इस ऑर्डर में हमें एक लिस्ट को लिखना है या फिर बनाना है, तो उसे हम कहते हैं ऑर्डर्ड लिस्ट, जिसके अंदर कोई क्राइटेरिया आपको पहले से कहा जाता है. फिर आ जाते हैं हम कैरेक्टरिस्टिक्स पे. सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक है ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स. जो आपके लिस्ट ऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर ये अरेंज किए जाते हैं कुछ लॉजिकल ऑर्डर पे. जैसे कोई हो गया न्यूमेरिकल या फिर अल्फ़ाबेटिकल. न्यूमेरिकल मींस या तो वो असेंडिंग ऑर्डर में होंगे या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में होंगे, और अल्फ़ाबेटिकल मतलब अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में जो है वो होंगे. फिर है यूनिकनेस, उनकी यूनिकनेस. एप्लीकेशन के हिसाब से जो एलिमेंट्स है वो यूनिक होंगे. बाय यूनिक वी मीन कि आपकी जो लिस्ट है वो या तो रिपीटेड वैल्यूज़ को अलाउ करेगी या फिर रिपीटेड वैल्यूज़ को अलाउ नहीं करेगी, जैसे नो डुप्लीकेट्स. फिर है पोजीशन मैटर्स. पोजीशन हर एलिमेंट की इम्पॉर्टेंट है और ऑर्डर को वो डिफाइन करती है. ऑर्डर उसी के हिसाब से आप डिफाइन कर पाओगे कि जो आपके एलिमेंट्स है दे आर इन अ स्पेसिफिक ऑर्डर. फिर देखो एक्सेस बाय इंडेक्स. एलिमेंट्स आर ऑफन एक्सेस्ड बाय देयर पोजीशन. तो वही हमने लिखा है, द पोजीशन मैटर्स. और पोजीशन इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आप उन्हें उनके इंडेक्स से एक्सेस करते हो. एग्जाम्पल जैसे दिया हुआ है यहाँ पे ऑर्डर्ड लिस्ट का, अ लिस्ट ऑफ नंबर्स सॉर्टेड इन असेंडिंग ऑर्डर, या फिर अ लिस्ट ऑफ वर्ड्स अरेंज्ड अल्फ़ाबेटिकली. अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में हमने ऑर्डर्ड लिस्ट यहाँ पर बनाई हुई है. नाउ लेट्स राइट अ सूडो कोड टू प्रिंट अ लिस्ट ऑफ इवन नंबर्स. ये भी क्वेश्चन एग्जाम का में से लिया हुआ है. सो लेट्स डू दैट. ये सूडो कोड हम लिखने वाले हैं 0 से 10 के बीच में जो भी इवन नंबर्स है उसके लिए. तो देखिए मैं यहाँ पर एक फंक्शन बता देता हूँ, उसका मैंने नाम दे दिया प्रिंट नंबर्स. और उसके अंदर हम कोई पैरामीटर देने की हमको ज़रूरत नहीं है, जैसे हमने पहले ए और बी लिया था पिछले वाले सूडो कोड में. फिर इवन नंबर्स इक्वल्स, हमने एक एम्प्टी अरे क्रिएट की थी, C इज इक्वल टू एम्प्टी अरे. यहाँ पर हम एक इवन नंबर्स की एम्प्टी अरे क्रिएट कर रहे हैं जहाँ पर आपके 0 से 10 के बीच में के जो भी इवन नंबर्स है आपको दिखेंगे. फिर एक फॉर I इज इक्वल टू 0 टू n. जो भी आप का नंबर है जहाँ तक आपको इवन नंबर्स चाहिए, बट अपने को तो पता है कहाँ तक इवन नंबर्स चाहिए, 10 तक अपने को चाहिए. तो I 0 से लेके 10 तक. फॉर इफ I, अगर आप I को डिवाइड करते हो 2 से और उसका रिमाइंडर जो है अगर 0 आता है तो आप कह सकते हो कि आपका नंबर इवन है. तो आप क्या करोगे, इवन नंबर्स, हमने इसका नाम इवन नंबर्स दिया, डॉट
अपेंड का मतलब है ऐड करना है। क्या ऐड करना है? आई को ऐड करना है। ओके, तो इफ के हिसाब से हमने यहाँ पे क्रिएट किया, देन एट लास्ट वी विल प्रिंट इट। प्रिंट इवन नंबर्स। ओके, तो ये सूडो कोड है। सबसे पहले आप फंक्शन दे रहे हो प्रिंट नंबर्स। फंक्शन के अंदर हमने एक एम्प्टी अरे क्रिएट की जिसके अंदर हमारे इवन नंबर 0 से लेके 10 तक दिखेंगे। फॉर लूप क्रिएट किया फॉर i इज इक्वल टू 0 टू 10 तक जो है आपके जितने भी इवन नंबर से डिस्प्ले करने के लिए। इफ़ i को आप डिवाइड करोगे 2 से और अगर उसका रिमाइंडर 0 आता है, किसी का भी नंबर, कोई भी नंबर को आप अगर 2 से डिवाइड करो और उसका रिमाइंडर अगर 0 आता है तो वो एक इवन नंबर है। तो आप इवन नंबर्स के अंदर जो है अपेंड कर रहे हो i को, तो फिर प्रिंट इवन नंबर्स कर रहे हो तो आपकी एक अरे क्रिएट हो जाएगी 2 4 6 8 10। ये वही एक्सप्लेनेशन ही है उसका। इवन नंबर्स इज इक्वल टू एम्प्टी से एक एम्प्टी लिस्ट इनिशियलाइज करती है। लूप जो है इवन नंबर्स को ऐड करता है लिस्ट में अपेंड आई यूज करके, एंड आफ्टर द लूप द कंप्लीट लिस्ट ऑफ इवन नंबर्स इज प्रिंटेड एट वंस। अब आ जाते हैं हम रिप्रेजेंटेशन ऑफ सिंगल वेरिएबल पॉलिनोमियल। सिंगल वेरिएबल पॉलिनोमियल्स को आप कैसे अरेज के हेल्प से शो करोगे वो हम देखने वाले हैं अभी। पॉलिनोमियल इज द सम ऑफ टर्म्स वेयर ईच टर्म कंसिस्ट्स ऑफ वेरिएबल, कोएफिशिएंट एंड एक्सपोनेंट। पॉलिनोमियल मतलब इट इज द सम ऑफ टर्म्स x² + 2x + 1, इसको हम पॉलिनोमियल बोलते हैं। सिंगल वेरिएबल पॉलिनोमियल कैन मेक यूज ऑफ 1D अरे। 1D अरे यूज करके आप जो है डिस्प्ले कर सकते हो। द इंडेक्स ऑफ एन अरे विल एक्ट एज द एक्सपोनेंट एंड द, मैं इसको आगे एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ ये डायग्राम के बेसिस पे ये देखिए, दिस इज हाउ दे आर अरेंज्ड इन अ 1D अरे। जैसे आप ये इक्वेशन देख लो, 3x to the power 4 + 5x³ + 7x² + 10x - 19। तो ये देखो, ये जो 4 है आपका, पावर में जो टर्म होता है वो आपकी इंडेक्स वैल्यू होती है, और जो कोएफिशिएंट होता है उसको आप यहाँ पर एलिमेंट के अंदर देते हो। तो इसके बेसिस पे हम जो है हमारा सिंगल वेरिएबल पॉलिनोमियल 1D अरे यूज करके करते हैं। फिर देखो 5x³ है, कोएफिशिएंट 5 है और इंडेक्स उसकी 3 है। फिर 7x² में यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 2 है। 10x है, इसकी पावर 1 है, तो यहाँ पर हमने 10 दे दिया और यहाँ पे 1 लिख दिया। यहाँ पे उसकी पावर 0 है, तो ये जो है यहाँ पे -19 और 0। द पॉलिनोमियल कैन बी स्टोर्ड इन 1D अरे। विद द हेल्प ऑफ द डायग्राम यू कैन एक्सप्लेन इट इजीली। फिर एडवांटेजेस देखते हैं इसके। सबसे पहले इसकी सिंप्लिसिटी। रिप्रेजेंटेशन स्ट्रेट फॉरवर्ड है और इजीली आप समझ सकते हो क्योंकि 1D अरे यूज कर रहे हो आप। डायरेक्टली इंडाइसेस उसके पावर है, उसका इंडेक्स उसका पावर है और उसका कोएफिशिएंट तो आप एलिमेंट के अंदर डिफाइन ही करते हो। फिर उसके बाद है एफिशिएंट एक्सेस। एक्सेसिंग द कोएफिशिएंट ऑफ एनी टर्म विद अ गिवन एक्सपोनेंट इज फास्ट। इसमें जो काम है, आप कोई कोएफिशिएंट को अगर एक्सेस करना चाहते हो तो वो काफ़ी फास्ट है। उसको जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी उसकी है वो होती है O1। ON टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मतलब ज़्यादा हो जाती है। यहाँ पर O1 में ही आप एक्सेस कर सकते हो कोई भी कोएफिशिएंट को। देन ईज ऑफ अरिथमेटिक ऑपरेशंस। बेसिक पॉलिनोमियल ऑपरेशंस लाइक एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ये काफ़ी ईजी हो जाते हैं क्योंकि सिंगल अरे है, वो उसके कोएफिशिएंट से मैच कर लेता है। कौन सा, आई एम सॉरी, कोएफिशिएंट से नहीं, एक्सपोनेंट से मैच करेगा। बिकॉज इफ़ यू हैव 4x³ + 7x³, सो दीज आर मैच्ड। इफ दीज आर सेम देन यू विल ऐड द कोएफिशिएंट्स। तो ये 11x³। इस तरीके से एडिशन होता है पॉलिनोमियल्स का, वो भी उसके ऊपर एक एल्गोरिदम हम आगे देखेंगे। फिर डिसएडवांटेजेस ऑफ रिप्रेजेंटिंग सिंगल वेरिएबल पॉलिनोमियल्स। अब डिसएडवांटेजेस पे आते हैं। देखिए, अगर पॉलिनोमियल के अंदर बहुत लार्ज गैप्स है तो बीच में अननेसेसरी आपके जो है स्पेस वेस्ट होती है। जैसा देखो यहाँ पर x to the power 100 + x to the power 5 + 1 है, तो आपका जो अरे है वो इस तरीके से क्रिएट होगी। ये आपकी अरे है, यहाँ पर कहीं पे आपका 1 रहेगा जिसकी इंडेक्स वैल्यू जो है वो 0 है क्योंकि 1x to the power 0 is 1। फिर इतनी जगह यहाँ पर वेस्ट होने वाली, ये 0 होगा, फिर ये 0 2, फिर ये 0, मतलब उतनी जगह वो लेगा।
यहाँ पर फिर 0 4 और फिर यहाँ पर जाके यहाँ पर 1 आने वाला और यहाँ पे 5 आएगा। और ये तो देखो x⁻5 के बाद x⁻100 है, मतलब ये और इतनी ज़्यादा जगह वेस्ट करेगा जीरो के कोएफिशिएंट स्टोर करने के लिए। तो अगर लार्ज गैप्स है तो अननेसेसरी आपकी जो है मेमोरी यहाँ पर वेस्ट होती है। फिर फिक्स्ड साइज है, डायनामिक पॉलिनोमियल मैनिपुलेशन है, जैसा मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन। उसका क्या मतलब है, अगर आप जो है x⁻4 प्लस 2x⁻4 कर रहे हो तो डायरेक्टली क्या करना है आपको, बस कोएफिशिएंट्स में चेंज कर देना है 3x⁻4। बट अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आपका आंसर क्या आएगा, 2x⁻8। तो इस तरीके से जो है यहाँ पर कोएफिशिएंट भी चेंज होगा। तो कोएफिशिएंट आपको चेंज करना है, मतलब आपको इंडेक्स वैल्यू चेंज करनी है। तो जब डायनामिक पॉलिनोमियल मैनिपुलेशन है तो आपको अरे के साइज को कम ज़्यादा करना पड़ सकता है, बट उसका साइज जो है फिक्स्ड होता है, तो यहाँ पर थोड़ी प्रॉब्लम आपको आ सकती है। फिर है उसकी लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी। इंसर्शन और डिलीशन ऑफ टर्म्स है, वही मल्टीप्लिकेशन के टाइम पर ही आपको इंसर्ट करना पड़ सकता है न्यूअर एलिमेंट्स जिनकी जो है इंडेक्स वैल्यू अलग होगी, या फिर कोई आपको डिलीट भी करना पड़ सकता है। तो इन दिस केसेस जो है आपको प्रॉब्लम आएगा। अब चले जाते हैं हम, लेट्स डू दिस एल्गोरिथम टू फाइंड एडिशन ऑफ 2 सिंगल वेरिएबल पॉलिनोमियल्स। ये भी एग्जाम में पूछा गया था। अभी हम इसका एल्गोरिथम देखते हैं। सो एल्गोरिथम तो सिंपल ही होता है कंपेयर टू सूडोकोड। स्टेप 1 स्टार्ट, स्टेप 2। अभी देखिए, सबसे पहले हम इनिशियलाइज करेंगे, इनपुट लेंगे 2 अरेज का, इनपुट 2 अरेज P1 और P2। 2 अरेज P1 और P2 लेंगे जो पॉलिनोमियल्स होंगे और उन्हें हम ऐड करेंगे। अब इसके अंदर स्टेप 2.1 दी हुई है। स्टेप 2.1 इज ईच एलिमेंट इन द अरेज इज अ पेयर। हर एलिमेंट जो है आपके अरेज में का वो एक पेयर रहने वाला है। किसका पेयर रहने वाला है, आपके कोएफिशिएंट का और एक्सपोनेंट का। इन द अरेज इज अ पेयर, और वो पेयर यहां पर मैं लिख देता हूं विच इज कोएफिशिएंट और एक्सपोनेंट। फिर स्टेप 2.1 देखते हैं, 2.2 देखते हैं। 2 के अंदर जो है द अरेज आर सॉर्टेड इन डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर में क्यों किया आपने, क्योंकि हम वैसे ही करते हैं ना, सबसे बड़ी पावर पहले, फिर उसके बाद छोटी पावर और एंड सो ऑन। द अरेज आर इन डिसेंडिंग ऑर्डर। फिर जाते हैं हम स्टेप 3 के ऊपर। स्टेप 3 है हमारी, 2 पॉइंटर्स हमको इनिशियलाइज करना है। i इज इक्वल टू 0, इनिशियलाइज 2 पॉइंटर्स। कौन से 2 पॉइंटर्स, i इज इक्वल टू 0 P1 के लिए एंड j इज इक्वल टू 0 P2 के लिए। फिर जाते हैं हम अगली स्टेप पे विच इज स्टेप 4। ओके, और एक चीज़ आपको इनिशियलाइज करना पड़ेगा जो हमने अभी तक नहीं किया, एक एम्प्टी अरे एंड एन एम्प्टी अरे। एम्प्टी अरे का नाम लेट मी चेक, ठीक है, उसका नाम हम रख देंगे रिजल्ट, जहाँ पे आपका रिजल्ट जो है डिस्प्ले होगा। देन लेट्स गो टू स्टेप 4। स्टेप 4 के अंदर हम क्या करेंगे, अगर हाँ, अब आपका काम शुरू होगा। इफ P1 एक्सपोनेंट आपके पहले वाले अरे में का एलिमेंट का जो एक्सपोनेंट है, अगर वो ग्रेटर है दूसरे वाले के एक्सपोनेंट से, इफ दिस इज द केस, तो आप क्या करोगे, हाँ, अगर देखिए पहली आपकी अरे है P1, उसका एलिमेंट जो है, उसके एलिमेंट का एक्सपोनेंट मतलब उसकी इंडेक्स वैल्यू अगर ग्रेटर है ये वाले एक्सपोनेंट से, तो आप उसको ऐड कर दोगे रिजल्ट के अंदर। अपेंड P1, क्योंकि अब हम डिसेंडिंग ऑर्डर में कर रहे हैं ना। पहले भी हमने एक एडिशन का सूडो कोड देखा था, उसमें हम छोटा वाला जो है उसको पहले ऐड कर रहे थे असेंडिंग ऑर्डर के लिए। आई
टू रिजल्ट। रिजल्ट में आप जो है आपका वो एलिमेंट, स्पेसिफिक एलिमेंट जो है ऐड कर दोगे। और फिर नेक्स्ट स्टेप वुड बी टू इंक्रीमेंट आई। इंक्रीमेंट की स्टेप तो हमने पहले भी की थी, आई इज इक्वल टू आई प्लस वन वाली। अभी ये एल्गोरिदम है इसलिए मैं यहाँ पर सेंटेंस फॉर्म में लिख दे रहा हूँ, इंक्रीमेंट आई। अब जाते हैं हम अगली स्टेप पे। अगली स्टेप में क्या करना है आपको, स्टेप 4.2 लिख देता हूँ यहाँ पे। स्टेप 4.2 में करना है हमको, अगर उसका ऑपोजिट, एल्स इफ p1i डॉट एक्सपोनेंट, अगर ये स्मॉलर है, पहले वी सॉ द ग्रेटर पॉइंट ऑफ दिस p2j डॉट एक्सपोनेंट, अगर ये केस है तो इसके अंदर आप करोगे सबसे पहला पॉइंट अपेंड कर दोगे आप किसको, उसको अपेंड करोगे आप p2 को, और फिर नेक्स्ट होता है इंक्रीमेंट करना। किसको इंक्रीमेंट करेंगे आप, j को। फिर नेक्स्ट स्टेप इसकी है लास्ट वाली, एल्स वाली। देखिए सबसे पहले हमने क्या किया, इफ़ यूज़ किया किसके लिए, ये चेक करने के लिए जो बड़ा वाला एलिमेंट है उसको आप ऐड करोगे। p1 अगर बड़ा है तो आप उसको अपेंड करोगे। फिर हमने देखा अगर p2 बड़ा है तो आप उसको अपेंड करोगे। अगर अब देखेंगे व्हेन दे बोथ आर इक्वल, एल्स अब एल्स तो वही कंडीशन बची ना, एल्स में मुझे लिखने की ज़रूरत नहीं है, एल्स इफ दिस इक्वल्स दिस, वी सॉ वन केस, देन वी सॉ द सेकंड केस, देन इट्स ऑब्वियस दैट द थर्ड केस इज दैट बोथ ऑफ देम आर इक्वल। तो अगर ऐसा काम है तो आप क्या करोगे, ऐड द कोएफिशिएंट्स कर दोगे आप। अगर दोनों इक्वल है, ऐड द कोएफिशिएंट्स ऑफ p1 एंड p2, ओके। इफ द सम इज नॉन ज़ीरो, अगर आपका सम नॉन ज़ीरो आता है आप ऐड कर दोगे, और अगर सम आपका ज़ीरो आता है तो ऐड करने में कोई सेंस नहीं है। अगर सम नॉन ज़ीरो है, कोई स्पेसिफिक कोई पार्टिकुलर नंबर है, तब आप करोगे वो टर्म को अपेंड कर दोगे रिजल्ट में, अपेंड द टर्म टू रिजल्ट, ओके। अब है फिर लास्ट स्टेप विच इज टू इंक्रीमेंट i एंड j। पहले वाले में हम i को इंक्रीमेंट किए, सेकेंड वाले में हमने j को इंक्रीमेंट किया, और लास्ट स्टेप में हमने i और j दोनों को इंक्रीमेंट कर दिया। अभी हमने ये तीनों के लिए देखा, बट जस्ट लाइक द लास्ट केस, अगर ऐसा है कि एक अरे में ज़्यादा एलिमेंट्स है, दूसरे अरे में कम एलिमेंट्स है, तो बचे हुए एलिमेंट्स जो है आपको उनको ऐड करना पड़ेगा। तो एक फाइनल स्टेप मैं लिख देता हूँ, स्टेप 5, अपेंड एनी रिमेनिंग एलिमेंट्स टू रिजल्ट। फिर अगली स्टेप है, इसको आउटपुट कर दो, आप उसको प्रिंट कर दो, आउटपुट रिजल्ट, तो आपका रिजल्ट आपको दिख जाएगा। और लास्ट स्टेप है आपकी स्टॉप की। तो देखो कंपेयर करके स्टडी करने की आदत डालिए। तो अगर आप कंपेयर करोगे तो ये वाला एल्गोरिदम जो है एडिशन का, वो सेम पहले जो हमने देखा था अरेज को ऐड करना, क्योंकि यहाँ पर भी आप अरेज को ही ऐड कर रहे हो, बस चीज़ ये है कि आप इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में कर रहे हो। देखिए सबसे पहले, ठीक है मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ छोटा। स्टार्ट किया हमने, दो अरेज इनपुट किए p1 और p2। हर एलिमेंट जो है एक पेयर होता है कोएफिशिएंट और एक्सपोनेंट का, 3 और उसकी स्पेसिफिक जो है वो है, सो दिस विल बी 3x²। इस तरीके से द अरेज आर इन डिसेंडिंग ऑर्डर। फिर हमने दो पॉइंटर्स इनिशियलाइज करे, i = 0 p1 के लिए और j = 0 p2 के लिए, और एक एम्प्टी अरे क्रिएट किया रिजल्ट। अगर जो है p1 का एक्सपोनेंट बड़ा है p2 से, तो आप p1 को ऐड करोगे, फिर i को इंक्रीमेंट करोगे। इंक्रीमेंट इसलिए करते हैं कि वो काम फिर से होना चाहिए। देन सेकेंड थिंग इज द सेम, अगर p2 बड़ा है आप उसको अपेंड करोगे, और लास्ट केस में अगर दोनों इक्वल है तो आप उन दोनों को ऐड कर दोगे और फिर रिजल्ट में अपेंड कर दोगे। यहाँ पर आप टू रिजल्ट भी लिख सकते हो,
P2 वाला जो टर्म है उसको रिजल्ट में हम अपेंड कर रहे हैं, और फिर जो भी रिमेनिंग एलिमेंट्स है अगर कुछ बच गए हैं तो आप उसको रिजल्ट में आउटपुट कर दोगे और रुक जाओगे। देखिए यहाँ पर मैंने पूरा एक्सप्लेन किया था, 5x³ + 4x + 2 एक है और 3x³ + 2x है, तो उसको इस फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है, उसका कोएफिशिएंट और उसका एक्सपोनेंट 5x³, 4x², 2 है सिर्फ ये, क्योंकि x का कोएफिशिएंट 0 है तो इट विल ओनली बी 2। फिर ये है, दोनों को आप कंपेयर करोगे सबसे पहले 5,3 और 3,3 को। एक्सपोनेंट्स क्या है आपके, दोनों इक्वल है, तो कोएफिशिएंट ऐड कर दो और लिख दो बस कोएफिशिएंट ऐड करके। फिर सेकंड केस में क्या हो गया, एक एक्सपोनेंट बड़ा है तो जो बड़ा वाला है उसको आप ऐड करोगे रिजल्ट में, और चेक करो यहाँ पर ये वाला बड़ा है, दिस वन, यहाँ पर P2 का एलिमेंट बड़ा है तो आप उसे ऐड कर रहे हो। और अगर कुछ बच चुका है, जैसे कि अभी ये देखिए ये वाला बच चुका है अब, तो उसको आप डायरेक्टली ऐड कर दोगे। तो इस तरीके से जो है ये आप देख सकते हो यहाँ पे, ये आपकी रिजल्ट अरे होने वाली है जो रिप्रेजेंट कर रही है इस पॉलिनोमियल को। एल्गोरिदम के साथ थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन भी आप लिख सकते हो। फिर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि पिछले क्वेश्चंस में जो भी आप देखोगे एल्गोरिदम के साथ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी पूछी गई है। तो इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो होती है O(n+m), जहाँ पर n जो है वो है आपके नंबर ऑफ टर्म्स इन P1 और m जो है वो है नंबर ऑफ टर्म्स इन P2। दिस इज बिकॉज वी इटरेट थ्रू बोथ पॉलिनोमियल्स एग्जैक्टली वंस। आप इटरेट जो है इन दोनों को एक साथ करते हो, इसलिए ये n+m है। अगर आप दोनों को ना एक के बाद इटरेट करते थे, एक के बाद एक, नेस्टेड लूप्स की तरह पे, तो ये n+m के जगह पे n×m हो जाता था। वो भी हम देखने वाले हैं अभी। एल्गोरिदम टू फाइंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 सिंगल वेरिएबल पॉलिनोमियल्स। ठीक है, ये भी एल्गोरिदम मैं दिखा देता हूँ आपको मल्टीप्लिकेशन का, बट उसके पहले हम ना थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। The algorithm starts by taking 2 input polynomials। 2 input polynomials आप लेते हो सबसे पहले, और हर टर्म कंसिस्ट करता है कोएफिशिएंट और एक्सपोनेंट का, जैसे हमने अभी पहले देखा था। फिर उसके बाद है इट देन इटरेट्स ओवर ईच टर्म इन द फर्स्ट पॉलिनोमियल P1, मल्टीप्लाइंग इट विथ एवरी टर्म इन द सेकेंड पॉलिनोमियल P2। एक एलिमेंट आप P1 से उठा लेते हो और उसको हर एलिमेंट P2 के उससे मल्टीप्लाई करते हो। फिर द रिजल्ट ऑफ मल्टीप्लाइंग 2 टर्म्स इन्वॉल्व्स मल्टीप्लाइंग देयर कोएफिशिएंट्स एंड एडिंग देयर एक्सपोनेंट्स। उसमें क्या काम होता है, उनके कोएफिशिएंट्स जो है मल्टीप्लाई करते हो आप, और उनके एक्सपोनेंट्स को ऐड करते हो। वही करते हो ना, 4x² × 7x³, 4x³ × 7x³ है, तो आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, 4 7 = 28, और इन दोनों को ऐड कर दोगे, सो इट विल बी 28x⁶ इस तरीके से। इफ अ टर्म विद द सेम एक्सपोनेंट ऑलरेडी एग्जिस्ट्स इन द रिजल्ट, अगर रिजल्ट के अंदर आप जो टर्म अभी कोएफिशिएंट वाला टर्म लेकर जा रहे हो एग्जिस्ट करता है, तो आप क्या करोगे, उसके कोएफिशिएंट्स को ऐड कर दोगे। ये सब करने के बाद एक नया पॉलिनोमियल आप आउटपुट करोगे जो होगा आपका फाइनल पॉलिनोमियल मल्टीप्लाई किया हुआ। तो सेम चीज़ है, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इसको। स्टार्ट करने के बाद 2 पॉलिनोमियल्स का हम इनपुट लेंगे। इनपुट मैं इसको शॉर्ट में लिख रहा हूँ, थोड़ा सा इसको थ्योरी वाइज लिखा है। इनपुट बोथ द पॉलिनोमियल्स P1 एंड P2 ईच कंटेनिंग पेयर्स ऑफ कोएफिशिएंट्स एंड एक्सपोनेंट्स। तो उसी तरीके से आप एग्जाम में भी लिखना, नोट्स में वो अवेलेबल है, नीचे लिंक दी गई है डिस्क्रिप्शन में, क्लिक करके नोट्स से भी इसको प्रॉपरली एक बार आप पढ़ लेना। मैं बस आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, इसलिए इसको इस तरीके से एक्सप्लेन कर देता हूँ, बिकॉज राइटिंग द थ्योरी डजेंट मेक एनी सेंस, बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। फिर P1 P2 आपने इनपुट कर दिया। फिर जाते हैं हम स्टेप 3 पे, जहाँ पे हम एक एम्प्टी रिजल्ट को इनिशियलाइज करेंगे। इनिशियलाइज रिजल्ट, ये आपकी एक एम्प्टी अरे है जो आपको रिजल्ट बताने वाली है। फिर उसके बाद अगली स्टेप में हम एक फॉर लूप क्रिएट करेंगे। फॉर ईच टर्म इन P1, इंडेक्स उसका क्या है I, और इसके ही अंदर आप स्टेप 4.1 लिखकर दूसरा वाला भी फॉर लूप लिख देना, फॉर ईच टर्म इन P2। ये देखिए यहाँ पर हम ना फॉर लूप के अंदर दूसरा फॉर लूप लिख रहे हैं, तो इसका जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होने वाली है अब m × n,
क्योंकि ये नेस्टेड लूप है। कल भी हमने देखा था नेस्टेड लूप्स जब थे तो n स्क्वायर था, क्वाड्रेटिक उसकी जो थी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी थी, और जब एक ही लूप था तो n था, और 3 लूप्स थे तो n क्यूब था। तो लूप के अंदर लूप करने से ये m इंटू n होगा, क्योंकि इसकी जो है m है और ये n है, ठीक, p2, और इसका जो इंडेक्स है दैट विल बी j। अब हम ना इसके भी अंदर और आगे अगर जाते हैं तो स्टेप 4.1.1 आप लिख सकते हो। उसके अंदर आप क्या करोगे, दो कोएफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई करोगे। सो कोएफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई कर देना आप यहाँ पे, मल्टीप्लाई कोएफिशिएंट्स, आप ऐसे लिख दो, यू कैन मल्टीप्लाई द कोएफिशिएंट्स, और उसको हम वैसे ही लिखेंगे p1 डॉट p1 का एलिमेंट और उसका कोएफिशिएंट इनटू p2 का एलिमेंट और उसका कोएफिशिएंट। इसको आप मल्टीप्लाई कर दोगे, फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आप क्या करोगे, एक्सपोनेंट्स को ऐड करोगे। to add exponents p1 I dot exponent plus p2 j dot exponent। इन दोनों के हम एक्सपोनेंट्स को ऐड करेंगे। फिर उसके बाद अगला काम क्या है, चेक इफ अ टर्म विद द सेम एक्सपोनेंट ऑलरेडी एग्जिस्ट्स इन द रिजल्ट। If same exponent already exists in the result, रिजल्ट के अंदर आपका ऑलरेडी सेम एक्सपोनेंट का कोई टर्म है, तो आप क्या करोगे, ऐड देयर कोएफिशिएंट्स, उनके कोएफिशिएंट्स को आप ऐड कर दोगे, रिजल्ट वाला और जो आप अभी लेकर जा रहे हो उसके अंदर वो वाला। ओके, if that is the case then add them, और अगर if that's not the case, अगर ऐसा नहीं है तो आप क्या करोगे, else append the term to result। हम वो टर्म लेकर जा रहे हैं, वहाँ पे ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है तो उसके कोएफिशिएंट्स को ऐड करेंगे, अगर ऑलरेडी एग्जिस्ट नहीं करता है तो वो टर्म को रिजल्ट में हम अपेंड कर देंगे। देन नेक्स्ट स्टेप विच इज स्टेप 5, कंबाइन लाइक टर्म्स। जो भी लाइक टर्म्स है उनको आप कंबाइन कर दोगे, अगर कभी इफ नेसेसरी स्टेप है वो। फिर उसके बाद आप आउटपुट कर दोगे रिजल्ट को, और लास्ट में स्टॉप कर दोगे। देखो वो ऊपर चले गया। ओके ठीक है, स्टेप 1 तो यही थी कि स्टार्ट करना था आपको, और उसके बाद स्टेप 2 में हमने इनपुट लिया था p1 और p2 का, और थर्ड स्टेप में हमने इनिशियलाइज किया रिजल्ट को, एक ऐसा अरे जो ब्लैंक है जिसके अंदर आप ऐड करोगे चीज़ों को। फिर हमने फॉर लूप क्रिएट करा हर टर्म p1 के अंदर के हर एलिमेंट के लिए, और दूसरा फॉर ईच टर्म इन p2। फिर आप क्या कर रहे हो, सबसे पहले मल्टीप्लाई कर रहे हो दोनों के कोएफिशिएंट्स को, दोनों के एक्सपोनेंट्स को ऐड कर रहे हो, उनके पावर को, और अगर सेम एक्सपोनेंट का टर्म ऑलरेडी रिजल्ट में है तो आप उनके बस कोएफिशिएंट्स को ऐड कर दोगे। अगर सेम एलिमेंट सेम कोएफिशिएंट, अगर सेम पावर का कोई चीज़ ऑलरेडी है वहाँ पर तो आप उनको ऐड करोगे, अगर नहीं है तो आप बस उन्हें जो है डायरेक्टली वहाँ पर डाल दोगे। फिर लास्ट में कंबाइन करो अगर सेम टर्म्स है तो, और रिजल्ट आउटपुट कर दो, और लास्ट में रुक जाओ। एक्सप्लेनेशन तो हमने पहले ही देखा था, मैं बस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बता देता हूँ। तो देखिए P1 के अंदर के जो वो है टर्म्स, उसे हम m बोल रहे हैं, दे आर n इज़ द नंबर ऑफ टर्म्स इन P1 और m इज़ द नंबर ऑफ टर्म्स इन P2, और इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है O n इंटू m, बिकॉज वी सॉ नेस्टेड लूप इन इट।
मल्टीप्लिकेशन का एग्जाम्पल भी दिया हुआ है 3x² + 2x + 1 और यहाँ पर x + 1 दोनों को आप मल्टीप्लाई कर रहे हो और आपको जो है फाइनल आंसर इस तरीके से यहाँ पर मिल रहा है। और द एल्गोरिदम वुड आउटपुट द पॉलिनोमियल एज 3,3 मतलब 3x³ 5x² 3x और 1 3x + 1। अब आते हैं हम स्पार्स मैट्रिक्स के ऊपर। स्पार्स मैट्रिक्स वो होता है जिसमें मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स आपके जीरो होते हैं, वेर मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स आर जीरो। फॉर एग्जांपल अगर आपका 100/100 का मैट्रिक्स है, ये स्पार्स का एग्जांपल नहीं है, मैं बस एग्जांपल दे रहा हूँ। अगर आपका कोई मैट्रिक्स है जिसके रोज है 100 और कॉलम्स भी 100 है, तो यहाँ पर सिर्फ 10 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो नॉन जीरो है, बाकी सारे एलिमेंट्स जीरो है। फिर भी आपका प्रोग्राम क्या करेगा, ये 10 एलिमेंट्स के लिए 10,000 बार स्कैन करेगा, 100 × 100 टाइम्स वो एलिमेंट्स को फाइंड करने के लिए। तो अभी देखिए 10 स्पेसेस ही है, तो बाकी के जो भी स्पेसेस है वो जीरो ही रहेंगे। तो आपको इतनी ज़्यादा मेमोरी अलोकेट करनी पड़ेगी, 100 × 100 × 2 क्यों? क्योंकि उनके पोजीशन के लिए भी आप अलोकेट करोगे ना। तो आपका कोई मैट्रिक्स है विच इज़ 100/100, उसके अंदर सिर्फ 10 एलिमेंट्स है, तो 10 एलिमेंट्स के लिए 20,000 आप मेमोरी स्टोर कर रहे हो, तो बहुत आपकी मेमोरी जो है वेस्ट होने वाली है। इसलिए हम स्पार्स मैट्रिक्स का यूज़ करते हैं। स्पार्स मैट्रिक्स क्या करता है, बस जो आपके नॉन जीरो एलिमेंट्स है उनको ही स्टोर करता है, बाकी को जीरो को वो स्टोर नहीं करता। तो बस आपका जो है मेमोरी काफ़ी यहाँ पर सेव हो जाती है स्पार्स मैट्रिक्स की हेल्प से। स्पार्स मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन यूजिंग अरे, अरेज का यूज़ करके आप स्पार्स मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कर सकते हो। 2D अरे यूज़ करते हैं हम स्पार्स मैट्रिक्स के लिए, जिसके अंदर रो, कॉलम और वैल्यू आप देख सकते हो। रो इंडेक्स ऑफ रो वेयर नॉन जीरो एलिमेंट इज लोकेटेड, जो आपका I होता है, ये आपका J होता है, और ये आपकी वैल्यू होती है, जो भी आपकी वैल्यू होगी उसकी 3, 4, 5, 6। ये सिर्फ हम नॉन जीरो एलिमेंट्स को ही लोकेट करने के लिए करते हैं, बाकी जीरो के लिए आप कोई मेमोरी अलोकेट नहीं करते हो। स्पार्स मैट्रिक्स वही है। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और ऑक्सिलरी स्पेस देख लो। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है इसकी ONM, जहाँ पर n आपके नंबर ऑफ रोज होते हैं और m नंबर ऑफ कॉलम्स होते हैं। ऑक्सिलरी स्पेस मतलब स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी उसकी सेम ही होती है। फिर आते हैं हम स्पार्स मैट्रिक्स एडिशन के ऊपर। दिस एल्गोरिथम एड्स 2 स्पार्स मैट्रिसेस, 2 मैट्रिसेस आप ऐड करते हो ट्रिपलेट रिप्रेजेंटेशन से। ट्रिपलेट रिप्रेजेंटेशन का मतलब है रो इंडेक्स जो I है आपका, J है आपका और आपकी वैल्यू, ये 3 चीज़ें जो है आप रिप्रेजेंट करोगे। अज्यूम 2 मैट्रिसेस A एंड B जिनका साइज है m × n, इनको एक ट्रिपलेट रिप्रेजेंटेशन में दी। यहाँ पे देखिए रो, कॉलम, वैल्यू के आप जो है द मैट्रिसेस आर ऑलरेडी सॉर्टेड इन रो मेजर ऑर्डर। रो मेजर ऑर्डर का मतलब है फर्स्ट बाय रो इंडेक्स उनको सॉर्ट किया जाता है और फिर बाय कॉलम इंडेक्स। चलिए इसका एल्गोरिदम देखते हैं। दिस वाज आल्सो आस्क्ड इन द एग्जाम। तो चलिए अपनी स्टेप 1 तो हमेशा सेम ही है, स्टार्ट करना है आपको स्टेप 1 में, और स्टेप 2 में आपको लेना है इनपुट। इनपुट लोगे आप P1 एंड P2 नहीं, इसको मैं A एंड B लेते हैं अभी इनपुट। स्पार्स मैट्रिसेस इनपुट A एंड B। थोड़ा सा आप एग्जाम में लिख रहे हो तो थोड़ा प्रॉपर वे में लिखना, इनपुट 2 स्पार्स मैट्रिसेस A एंड B, इस तरीके से नोट्स में अवेलेबल है। ओके, सो इनपुट A और B करोगे आप। फिर उसके बाद स्टेप 3 में आप एक एम्प्टी मैट्रिक्स जो है उसको इनिशियलाइज कर दोगे, इनिशियलाइज C, जो आपका एक एम्प्टी रिजल्ट मैट्रिक्स है, एम्प्टी रिजल्ट मैट्रिक्स। फिर उसके बाद है स्टेप 3.1 सॉरी, स्टेप 4 के अंदर आप क्या करोगे, 2 पॉइंटर्स इनिशियलाइज करोगे स्पेसिफिकली A और B के लिए। इनिशियलाइज पॉइंटर्स फॉर A एंड B। क्या पॉइंटर्स है वो है I = 0 एंड J = 0। 0 से आपके जो है इंडेक्स वैल्यू स्टार्ट होगी आपके एलिमेंट्स की। अब थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देना क्योंकि यहाँ पर थोड़े से कॉम्प्लिकेशंस है। देखो वो तो सेम चीज़ लिखने वाले हैं हम जो हम पहले से लिखते आ रहे हैं, वाइल I is smaller than length of A and J is smaller than
लेंथ ऑफ बी, एक हमने वाइल लूप क्रिएट कर दिया। अभी इसके अंदर हम 3 केसेस लेने वाले। 3 केसेस में हम क्या करेंगे वाइल लूप के अंदर इफ एल्स के फॉर्म में। सबसे पहले आप रो कॉलम को मैच करोगे। क्या वो मैच अगर नहीं हो रहे हैं तो डायरेक्टली आप उनको बस अपेंड करोगे, उसमें एडिशन नहीं करना पड़ेगा आपको। आप एडिशन कब करोगे, जब सेम एलिमेंट आई और जे के अंदर अवेलेबल है, रो उसकी रो सेम है, उसकी कॉलम सेम है, और सेकंड मैट्रिक्स में भी उसकी रो सेम है, कॉलम सेम है, तभी आप उन दोनों को ऐड करोगे। तो उसके लिए आपको 3 केसेस यहाँ पर दिखाने पड़ेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं 5.1 में लिख के बताता हूँ आपको। इफ़ आपका जो एलिमेंट है वो ज़्यादा है या कम है, पहले कम का देख लेते हैं। यहाँ पर जो आपका एलिमेंट का इंडेक्स वैल्यू है उसकी वो कम है बी के एलिमेंट से, और दूसरी भी केस है इसमें, और द थिंग इज ये दोनों के रोज सेम है बट इसका कॉलम छोटा है। ओके, तो ए आई डॉट रो इज इक्वल टू bj डॉट रो एंड देखो ये सेम चीज़ है, आपको बस ऊपर जो लिखा है हम वही लिखने वाले हैं। अगर ए में का एलिमेंट का जो इंडेक्स वैल्यू है वो छोटी है बी से, या और के अंदर ये आपको हमेशा ये केस लिखनी है, दोनों इक्वल है, दोनों के रोज इक्वल है, या फिर इनका जो कॉलम है वो अलग है। कॉलम अलग होगा तो रोज सेम होने वाले हैं, या फिर रोज अलग है तो आप डायरेक्टली चेंज करोगे उसको। ये इतना पार्ट याद रख लो अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो। फिर आप क्या करोगे, ऐड कर दोगे आई टू सी। सी के अंदर हम जो है हमारा आई ऐड कर देंगे, और फिर वही चीज़ इंक्रीमेंट करोगे आप आई को, इंक्रीमेंट आई। अब आते हैं हम स्टेप 5.2। इसमें हम क्या करने वाले हैं, अगर हमारा ए आई डॉट रो बड़ा है, इफ ए, आई डोंट थिंक कि वो विजिबल होगा, आई राइट इट, थोड़ा सा नीचे लिख दो। स्टेप 5.2 है शायद, तो देखो एल्स इफ आपका जो ये पार्ट है ये अगर ग्रेटर है, पहले हमने वी सॉ व्हेन इट वाज लेस, और देखो दोनों इक्वल होंगे, रोज उनके इक्वल होंगे बट उनका कॉलम अलग हो सकता है। ओके, तो दोनों केस आपको देखना है, रोज सेम है तो फिर कॉलम सेम है क्या, अगर दोनों सेम है रो और कॉलम तभी आप उनको ऐड कर सकते हो। इन अदर केसेस आप उन्हें ऐड नहीं कर सकते, बस उसको आपको रिजल्ट के अंदर डाल देना है। तो ये देखो बीजे डॉट रो और ए आई डॉट रो इक्वल्स रो एंड, ये चीज़ लिख देना, एंड ए आई का जो कॉलम है दैट विल बी डिफरेंट, या तो कॉलम अलग रहेगा या तो रो अलग रहेगा। डॉट ओके, अगर ऐसी अगर आपकी केस है तो आप क्या करोगे, अपेंड जे टू रिजल्ट सी, और इसके बाद क्या करोगे आप, इंक्रीमेंट कर दोगे। किसको इंक्रीमेंट करेंगे हम, जे को। ओके, फिर अगली स्टेप है, और ये फाइनल स्टेप है। अभी देखो स्टेप 5.3 लिख देता हूँ यहाँ पे। एल्स इफ आपका ये इक्वल है इसके, अगर ये दोनों इक्वल हो गए, ऑल्सो दूसरी भी चीज़ आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी, एंड इनके कॉलम्स भी इक्वल होने चाहिए। तो ऐसे केस में फिर आप दोनों को ऐड करोगे। अभी तक हम ऐड नहीं कर रहे, बस वो स्पेसिफिक एलिमेंट को सी के अंदर डाल दे रहे हैं। अब यहाँ पे आपको ऐड करना पड़ेगा, ऐड द वैल्यूज ऑफ ए आई एंड बी जे।
दोनों के वैल्यूज़ को आप ऐड करोगे और अगर सम आपका नॉन ज़ीरो आता है, इफ़ सम इज़ नॉन ज़ीरो अपेंड टू रिजल्ट सी। और इसके बाद आपकी अगली स्टेप क्या रहेगी, जो हम अभी तक करते आ रहे हैं, इंक्रीमेंट कर दो दोनों को, इंक्रीमेंट आई एंड जे। ठीक है, मैं फिर से और एक बार एक्सप्लेन कर दूंगा। हाँ, अब रिमेनिंग चीज़ों की बात आती है। अभी तक हमने चेक कर लिया, अभी स्टेप 9 और 10 में हम वही करने वाले, वाइल आई स्मॉलर देन लेंथ ऑफ ए। तो आप क्या करोगे, आई का जो स्पेसिफिक एलिमेंट है वो वाला ऐड कर दोगे, ऐड रिमेनिंग एलिमेंट टू सी। और ये सेम चीज मैं अभी फिर से लिख दूंगा, वाइल जे की लेंथ है स्मॉलर देन बी, ऐड रिमेनिंग एलिमेंट टू सी। और फाइनल स्टेप, आउटपुट सी और फिर लास्ट में स्टॉप। ठीक है, सब जो एडिशन के एल्गोरिदम्स है ना, काफ़ी सिमिलर है। सबसे पहले स्टार्ट करो, दोनों का इनपुट लो ए और बी का, जिसको आपको ऐड करना है, सी को इनिशियलाइज करो जो आपका एम्प्टी रिजल्ट मैट्रिक्स है। फिर उसके बाद पॉइंटर्स इनिशियलाइज करो उनके लिए, i इज इक्वल टू 0 और j इज इक्वल टू 0। और फिर देखो, अब वाइल क्रिएट करोगे आप, वाइल i स्मॉलर देन लेंथ एंड j स्मॉलर देन लेंथ b। ये तीनों में हमने देखा, अभी तक हमने 3 एडिशन के एल्गोरिदम्स देखे। अगर एक रो छोटी है दूसरे से, मतलब डिफरेंस है, अगर ये कम है इससे और कॉलम भी अगर कम है, कॉलम तब कम होनी चाहिए जब ये दोनों इक्वल होंगे। इफ दीज बोथ आर इक्वल, रो अगर इक्वल है तो कॉलम अलग है, और अगर रो अलग है तो आप क्या करोगे, इसको ऐड कर दोगे, जो छोटा वाला पार्ट है उसको सी में ऐड करोगे। सिमिलरली अगर ये वाला पार्ट बड़ा है तो आप ये छोटे वाले पार्ट को ऐड करोगे, और रो यहाँ पर इक्वल होगी। रो इक्वल है, कॉलम अलग है, या फिर आपके रोज ही अलग है, तो आप ऐसा करोगे, इफ दिस पार्ट इज ग्रेटर देन दिस पार्ट एंड कॉलम इज ऑल्सो ग्रेटर, बट इफ द कॉलम इज ग्रेटर दिस पार्ट इज गोइंग टू बी इक्वल। ये पार्ट इक्वल है तब आपके कॉलम्स अलग होंगे। फिर आप ये करोगे और लास्ट में इंक्रीमेंट करोगे। और ये वाली अपनी मेन केस है, क्योंकि ये एडिशन का एल्गोरिदम है, एडिशन यहाँ पर हो रहा है ये स्टेप में। अगर ये दोनों इक्वल है और कॉलम भी अगर दोनों इक्वल है, तब आप वैल्यूज को ऐड करोगे ए आई और बी जे के, और जो एडेड वैल्यू है उसको आप अपेंड कर दोगे आपके रिजल्ट सी के अंदर। और लास्ट में जो भी रिमेनिंग एलिमेंट्स है, कुछ बचे कुछ एलिमेंट्स है कोई भी स्पेसिफिक मैट्रिक्स में, उनको आप ऐड कर दोगे सी के अंदर और सी को आउटपुट करके स्टॉप कर दोगे। The two input sparse matrices A and B are traversed by these pointers I and J। I and J के हेल्प से आप उनको ट्रैवर्स करते हो। हर ट्रिपलेट के लिए एल्गोरिदम कंपेयर करता है इंडाइसेस I A I ग्रेटर देन B J, वो चेक करता है, और फिर C का मैट्रिक्स आपका उसमें ऐड होता जाता है। इफ द इंडाइसेस मैच द करेस्पॉन्डिंग वैल्यूज आर एडेड एंड इफ द सम इज नॉन जीरो। तो ऐड कब होता है, जब उनके इंडाइसेस मैच होते हैं। तो इंडाइसेस मैच नहीं हो रहे तो बस आपको उनको अपेंड करना है, उनको ऐड नहीं करना है आपको। आफ्टर वन मैट्रिक्स इज completely traversed, the remaining elements of the other matrix are added directly to the result। जो हमने इसमें देखा, इसको हम डायरेक्टली ऐड कर रहे हैं लास्ट स्टेप 9 और 10 में। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो a k1 प्लस k2 इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, जहाँ पर k1 है आपके नंबर ऑफ नॉन जीरो एलिमेंट्स और इन a, और इसकी नॉन जीरो एलिमेंट्स इन b आपके k2 है। ओके, अब है एल्गोरिदम टू फाइंड द सिंपल ट्रांसपोज ऑफ अ स्पार्स मैट्रिक्स। स्पार्स मैट्रिक्स का आपको अगर सिंपल ट्रांसपोज निकालना है तो आप कैसे निकालोगे वो देखेंगे। ट्रांसपोज का मतलब क्या है, कॉलम्स को रोज में स्वैप कर देना और रोज को कॉलम्स में, उनको आप चेंज कर देते हो। तो वो कैसे करेंगे अभी हम देखते हैं। ओके, तो चलिए स्टेप 1 है, स्टार्ट कर दो। स्टेप 2 इनपुट ले लो। इनपुट इसमें इन दिस केस इनपुट आप ए और बी लोगे। ओके, ए और बी क्यों लोगे, क्योंकि बस आपको एक ही इनपुट चाहिए ना। अभी सिंपल ट्रांसपोज देखेंगे हम, उसके बाद हम फास्ट ट्रांसपोज देखेंगे।
ए लेंगे हम इन ट्रिपलेट फॉर्म। ट्रिपलेट फॉर्म का मतलब है रोज, कॉलम्स और उसके वैल्यूज। रोज, नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ कॉलम्स और फिर जो वैल्यू है उसकी स्पेसिफिक, वो एलिमेंट की। फिर आप इनिशियलाइज करोगे एक एम्प्टी मैट्रिक्स। बार बार हम वही कर रहे हैं, सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं, फिर इनपुट ले रहे हैं यूज़र से, और उसके बाद इनिशियलाइज कर रहे हैं कि रिजल्ट जहाँ पर आपको अपना आएगा विच इज़ टी। ये है हमारी एम्प्टी रिजल्ट मैट्रिक्स। ट्रांसपोज के लिए ये ट्रांसपोज है हमारा। फिर ये देखो स्टेप 4, फॉर ईच एलिमेंट ए। अभी एक फॉर लूप क्रिएट किया हमने इन आई। हर एलिमेंट जो है आपका एआई के अंदर वो ए में, आपके ए वाले मैट्रिक्स में जो जो एलिमेंट है उसको आप ट्रैवर्स कर रहे हो। हर एलिमेंट की तरफ आपका जो है प्रोग्राम जाने वाला है। क्या करेगा, जाकर स्वैप करेगा। स्वैप ai डॉट रो विथ कॉलम। रो को वो कॉलम से चेंज करेगा। इंसर्ट द ट्रांसपोज्ड एलिमेंट, और फिर बाद में आप जो है जो आपका ट्रांसपोज्ड एलिमेंट है उसको ऐड कर दोगे आपके रिजल्ट मैट्रिक्स में। जो आपका रिजल्ट मैट्रिक्स है टी, रिजल्ट मैट्रिक्स टी। इस तरीके से आप जो है काम करोगे। फिर बाद में सॉर्ट द मैट्रिक्स बाय रो एंड बाय कॉलम। ये आपकी नेक्स्ट स्टेप है। उसको रो और कॉलम से आप जो है सॉर्ट कर देना। और फिर स्टेप 6 इज सॉर्ट हो गया, सब काम हो गया आपका। बाय रो एंड कॉलम का मतलब है जो रोज है आपके ये मेन मैट्रिक्स के कॉलम्स थे, और जो कॉलम्स है वो ओरिजिनल मैट्रिक्स के रोज थे। आउटपुट कर दोगे आप, आउटपुट टी को, और फिर लास्ट में स्टॉप। ओके देखो स्टार्ट किया, स्टार्ट करने के बाद इनपुट लिया ट्रिपलेट फॉर्म में, फिर इनिशियलाइज किया टी को जो है हमारा ट्रांसपोज मैट्रिक्स जो लास्ट में आपको दिखने वाला है आउटपुट के फॉर्म में। फिर हर एलिमेंट में आप फॉर लूप यूज करके ट्रैवर्स करने वाले हो। हर एलिमेंट को क्या करना है, आपको रो वाले एलिमेंट को चेंज कर देना है उसके कॉलम वाले एलिमेंट से। एंड उसके बाद इंसर्ट द ट्रांसपोज्ड एलिमेंट टू रिजल्ट मैट्रिक्स टी। जो ट्रांसपोज्ड आपका एलिमेंट है वो टी में आप ऐड करोगे और रोज और कॉलम्स को सॉर्ट करोगे मैट्रिक्स को, एंड देन यू विल आउटपुट टी एंड एट द एंड यू विल स्टॉप। एक्सप्लेनेशन देखो स्वैपिंग रोज एंड कॉलम्स का। फॉर ईच नॉन जीरो एलिमेंट इन द मैट्रिक्स, हर नॉन जीरो एलिमेंट के लिए रो और कॉलम इंडेक्स को हम स्वैप कर रहे हैं, कन्वर्टिंग द ओरिजिनल स्पार्स मैट्रिक्स इनटू इट्स ट्रांसपोज्ड फॉर्म। स्वैप करने के बाद उसको आपको सॉर्ट करना है। किस तरीके से, जो रो था आपका, जो पहले ओरिजिनल कॉलम था, और जो कॉलम ओरिजिनल आपका रो था उसको हमने कॉलम में चेंज कर दिया। टू मेंटेन द प्रॉपर रो मेजर ऑर्डर, रो मेजर ऑर्डर को रखने के लिए हम उसे सॉर्ट करेंगे। फिर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखो, जब आप स्वैप कर रहे हो तो उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वो टास्क की है ओके के है उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, और यहाँ पर आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के लॉग के है। तो जो बड़ा वाला टर्म होता है आप उसे लेते हो, सो द फाइनल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज के लॉग के। ये देखिए ये अप्रोच आपका सिंपल है काफ़ी, क्योंकि इसमें आपने कुछ किया ही नहीं, बस एक ही काम किया, फॉर लूप यूज़ करके कॉलम को रोज में स्वैप कर दिया। तो this is less efficient compared to the fast transpose method which avoids the need for sorting। लास्ट में जो sorting का काम है आपको, एक एक्स्ट्रा स्टेप जो लग रही है वो आपको नहीं लगती है अगर आप फास्ट ट्रांसपोज यूज़ करते हो। बट फास्ट ट्रांसपोज में थोड़ा काम ज़्यादा भी हो जाता है, क्योंकि इसमें हम 4 ही अरेज यूज़ सिर्फ एक अरे यूज़ कर रहे थे, एक अरे और एक रिजल्ट अरे। यहाँ पर आपको पोजीशन के लिए सेपरेट अरे यूज़ करना पड़ता है, और फिर उसके बाद रिजल्ट काउंट के लिए एक सेपरेट अरे, तो वो भी देखेंगे।
It improves upon the simple transpose by avoiding the need to sort the elements. Sorting का जो काम है वो आपका रुका देता है. It efficiently computes the transposed positions into row counts and cumulative position of the elements. वो पहले ही उसको ऑलरेडी इस तरीके से बनाता है कि एग्जैक्ट करेक्ट रो में और एग्जैक्ट कॉलम में आपका जो एलिमेंट है वो जाना चाहिए. इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है O(m+n) टाइम. ओके, सो लेट्स हैव अ लुक एट दैट एल्गोरिदम. फास्ट ट्रांसपोज वाला एल्गोरिदम भी हम अभी देख लेते हैं. तो चलिए ये एल्गोरिदम को देखते हैं. सबसे पहली स्टेप है हमारी स्टार्ट करने की. सबसे पहले आप स्टार्ट करोगे. स्टार्ट करने के बाद आप इनपुट करोगे. क्या इनपुट लोगे आप? स्पार्स मैट्रिक्स जिसको आपको ट्रांसपोज करना है. ठीक है, स्पार्स मैट्रिक्स ए जिसके m with m rows n columns and k non-zero elements. उसके है non-zero elements. ठीक है, फिर अगली स्टेप है स्टेप 3. स्टेप 3 के अंदर हम क्या करने वाले हैं? एक रिजल्ट मैट्रिक्स को इनिशियलाइज करेंगे. मैट्रिक्स ए नहीं, ए तो हमने स्पार्स मैट्रिक्स को दिया इनपुट लेने के लिए. फिर एक टी है ट्रांसपोज जिसके अंदर आपका ट्रांसपोज्ड वर्जन मिल जाएगा. फिर अब हम और दो मैट्रिक्स अपने को इनिशियलाइज करना है. मैट्रिक्स नहीं एक्चुअली अरे. क्रिएट एन अरे. ये अरे है रो काउंट. ये हम इसलिए क्रिएट कर रहे हैं कि हमको कॉलम के कितने एलिमेंट्स हैं नॉन ज़ीरो वो काउंट करने के लिए हम ये अरे को क्रिएट करते हैं. स्टेप 4. अब स्टेप 5 में हम और एक अरे को इनिशियलाइज करेंगे. इनिशियलाइज एन अरे विच इज़ पोजीशन. ये हम इसलिए क्रिएट करते हैं कि ये अरे जो है पोजीशन वाली ये हर कॉलम की स्टार्टिंग पोजीशन को है कंटेन करती है. राइट इट हियर. कंटेन्स द स्टार्टिंग पोजीशन ऑफ ईच कॉलम. और ये क्या करता है? काउंट्स द नंबर ऑफ non-zero elements. Counts the number of non-zero elements in column. ठीक है, तो इसमें आपको 4 अरेज इनिशियलाइज करना है. पहले हम सिर्फ 2 कर रहे थे, एक ए और एक टी. ये ए को ही हम स्वैप कर दे रहे थे रोज और कॉलम्स को और रिजल्ट मैट्रिक्स में डिस्प्ले कर रहे थे. पर उसके बाद हमको सॉर्टिंग का काम लग रहा था. अब सॉर्टिंग का काम हटाने के लिए हम ये रो काउंट यूज़ करने वाले हैं और पोजीशन यूज़ करने वाले हैं जो हमको एग्जैक्ट पोजीशन बताएगी. तो अभी जाते हैं हम अगली स्टेप पर जो है स्टेप 6. अब हमको काम शुरू करना है. अब ये अरे तो क्रिएट कर दिया, आप काउंटिंग हमको शुरू करनी है. सो वी विल काउंट द नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो एलिमेंट्स. काउंट द नंबर ऑफ non-zero elements in A. A के अंदर जो नॉन ज़ीरो एलिमेंट्स है वो हम काउंट करेंगे. वो काउंट करने के लिए हमको फॉर लूप यूज़ करना पड़ेगा. फॉर ईच एलिमेंट A, हर एलिमेंट जो है जिसका ए कोई इंडेक्स वैल्यू है एक मैट्रिक्स के अंदर, उसके लिए हम फॉर लूप यूज़ करने वाले हैं और इंक्रीमेंट करेंगे हम हमारे रो काउंट को. तो वो अगली अगली वैल्यू जो है नॉन ज़ीरो एलिमेंट की पता करता जाएगा. सो इट इज़ रो काउंट AI डॉट कॉलम और इसको आप इंक्रीमेंट करोगे. ठीक है, तो ये रो काउंट के हेल्प से हम कितने नॉन ज़ीरो एलिमेंट्स है हर कॉलम में वो पता करेंगे. फिर अगला काम है हमारा कंप्यूट द स्टार्टिंग पोजीशन ऑफ ईच कॉलम. स्टार्टिंग पोजीशन हमको सबकी अब पता करनी है. तो स्टार्टिंग पोजीशन पता करने के लिए हमने एक पोजीशन अरे क्रिएट की थी. तो वो अभी हम वो करेंगे यूजिंग पोजीशन. ठीक है,
तो उसके हेल्प से अभी हम स्टार्टिंग पोजीशन सबकी कंप्यूट करेंगे। तो सबसे पहले आपको काम क्या करना है, इसमें इनिशियलाइज कर देना है उसको 0 से, जो आपकी अरे है उसको, उसके इंडेक्स जो है 0 से स्टार्ट होंगे उसके इंडेक्स वैल्यूज़। अब हर कॉलम के लिए आपको एक फॉर लूप क्रिएट करना पड़ेगा। फॉर ईच कॉलम j फ्रॉम 1 टू n-1, 1 से लेके n-1 तक आप ट्रैवर्स करोगे एग्जैक्ट पोजीशन जो है पता करने के लिए। फॉर लूप के अंदर अभी देखिए पोजीशन जो है हमारी वो उसकी वैल्यू है कॉलम के अंदर जो आपके एलिमेंट्स है उसकी। सो विल राइट पोजीशन j, और जो लास्ट एलिमेंट है ना दोनों का, पोजीशन का और रो काउंट का, उसको आप ऐड कर दोगे। सो दिस विल बी पोजीशन n-1 प्लस रो काउंट n-1। तो इस तरीके से जो है आप उनके स्टार्टिंग पोजीशंस का पता लगाने वाले हो। सॉरी, मैंने यहाँ पर n-1 लिख दिया, इट इज एक्चुअली j-1, क्योंकि आप जस्ट अ सेकेंड, या हाँ, क्योंकि कॉलम की लास्ट वैल्यू तक हमको उसकी पोजीशन निकालनी है ना, तो इसलिए हम जो है कॉलम को जो है इंक्रीमेंट करते जाएंगे तब तक लास्ट एलिमेंट तक। फिर अभी जो है ट्रांसपोज्ड एलिमेंट्स है उनको हम रख देंगे उनके स्पेसिफिक जगह पर। सो लेट्स डू दैट। स्टेप 8, प्लेस द ट्रांसपोज्ड एलिमेंट्स इन T। वो कैसे करेंगे, उसके लिए भी हमको एक फॉर लूप यूज करना पड़ेगा। फॉर ईच एलिमेंट ए, सबसे पहले आप पोजीशन फाइंड करोगे, उसकी एग्जैक्ट पोजीशन ऑलरेडी पोजीशन है हमारे पास, बस वही फाइंड द पोजीशन यूजिंग पोजीशन। फिर वो पोजीशन से आप वैल्यू लोगे, वो एलिमेंट की एग्जैक्ट वैल्यू, और फिर रो कॉलम जो स्वैप्ड वैल्यू है वो उसको आप उसके अंदर रख दोगे, उसको उस वैल्यू को। प्लेस द एलिमेंट जिसकी रो और वैल्यू हमने स्वैप कर रखी है T के अंदर एट पोजीशन। अब उसकी पोजीशन क्या होगी, वो हमको ये पोजीशन अरे से पता चलेगी। सो द पोजीशन इज एट पोजीशन A, ठीक है। इस पोजीशन पे जो है आप उसको रखने वाले हो एट दिस। फिर आप उसकी वैल्यू को इंक्रीमेंट करोगे तो अगली अगली पोजीशन पता चलेगी, और अगली जो है आप वैल्यूज पे रखते जाओगे। इंक्रीमेंट द वैल्यू ऑफ दिस पोजीशन कॉलम। तो इसकी वैल्यू आप इंक्रीमेंट करते जाओगे, अगली पोजीशन पता चलेगी, और आपका ट्रांसपोज्ड मैट्रिक्स जो है पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। और आई गेस इट वाज द 8th स्टेप is to output the transposed matrix and at the end just stop। ओके, तो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है पहले वाले से अगर देखा जाए तो। इट्स नॉट हार्ड बट इट्स अ बिट कॉम्प्लिकेटेड फास्ट ट्रांसपोज के अंदर, क्योंकि आपको 4 अरेज क्रिएट करना है और उनके लिए स्पेशली फॉर लूप क्रिएट करना है। तो सबसे पहले स्टार्ट किया, एक स्पार्स मैट्रिक्स हमने यहाँ पे इनिशियलाइज किया, इनपुट किया ए में। फिर उसके बाद रिजल्ट मैट्रिक्स टी, जहाँ पर हमारा रोज कॉलम्स में चेंज हो जाएंगे और कॉलम्स रोज में चेंज हो जाएंगे। फिर हमने एक अरे क्रिएट की रो अंडरस्कोर काउंट, जो काउंट करती है नंबर ऑफ नॉन जीरो एलिमेंट्स कॉलम के। फिर उसके बाद हमने एक अरे पोजीशन का एक पोजीशन नाम की अरे इनिशियलाइज की, जो स्टार्टिंग पोजीशन बताती है हर कॉलम की। फिर उसके बाद हमने काउंट किया नंबर ऑफ नॉन जीरो एलिमेंट्स। वो कैसे काउंट किया हमने, फॉर लूप यूज़ करके हर एलिमेंट के लिए ए के अंदर बाय इंक्रीमेंटिंग द वैल्यू ऑफ रो काउंट।
हर नॉन ज़ीरो एलिमेंट की जो वैल्यू है उसकी नेक्स्ट क्या वैल्यू होगी, इंक्रीमेंटेशन से जो है हमने काउंट कर लिया सारे नॉन ज़ीरो एलिमेंट्स कितने हैं। फिर उसके बाद कंप्यूट द स्टार्टिंग पोजीशन ऑफ ईच कॉलम। हर जो स्टार्टिंग पोजीशन होगी कॉलम की वो पोजीशन अरे के हेल्प से हमने सबसे पहले तो उसे 0 से उसकी इंडेक्स वैल्यू को 0 सेट कर दिया। फिर हर कॉलम के लिए जे के अंदर 1 से लेके n-1 तक जितने भी आपके कॉलम्स है उसकी पोजीशन हम आगे आगे बढ़ाते गए। पोजीशन j-1 प्लस रो काउंट j-1। क्योंकि रो काउंट हमने यहाँ पर क्यों लिखा, क्योंकि एग्जैक्ट कॉलम्स कितने हैं हमको, एग्जैक्ट नॉन ज़ीरो एलिमेंट्स कितने उससे पता है ना, तो वो हम इसमें ऐड किया हमने उसको। देन वी प्लेस द ट्रांसपोज्ड एलिमेंट्स इन टी, जो भी एलिमेंट्स है आप उसमें प्लेस कर दोगे। फिर से फॉर लूप यहाँ पर आपको क्रिएट करना होगा, कौन सी पोजीशन पर आपको रखना है वो आप यहाँ से पता करोगे। यू विल फाइंड द पोजीशन यूजिंग पोजीशन अरे, रोज को कॉलम्स में चेंज करके। फिर फाइंड द एलिमेंट इन टी एट दिस पोजीशन, और ये पोजीशन आपको कहाँ से पता चलेगी, पोजीशन अरे से। फिर आप इसकी वैल्यू को इंक्रीमेंट करते जाओगे तो अगली कौन सी वैल्यूज़ है कहाँ प्लेस करना है आपको पता चलेगा, और लास्ट में आप ट्रांसपोज मैट्रिक्स को आउटपुट कर दोगे। एक्सप्लेनेशन तो देख लिया। देन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसकी ओ के है, नॉन ज़ीरो एलिमेंट्स काउंट करना। सबसे पहले नॉन ज़ीरो एलिमेंट्स हम काउंट कर रहे थे तो इट टुक के वेर के इज़ द नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो एलिमेंट्स। और फिर उसके स्टार्टिंग पोजीशन काउंट करना का दूसरा काम था, तो उसमें n टाइम कॉम्प्लेक्सिटी थी, तो जो टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है इट इज़ k प्लस n। फिर प्लेस करने के लिए भी आपको टाइम लगता है, बट दिस इज k एंड दिस इज ऑल्सो k, तो आप एक लिख दोगे k तो भी चलेगा। विच इज़ ऑप्टिमल कंपेयर टू द सिंपल ट्रांसपोज k log k। k log k से काफ़ी फास्ट स्टेप है आपकी, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है k प्लस n। अब ये टाइम एंड स्पेस ट्रेड ऑफ जो है इजी पार्ट है और लास्ट पार्ट है इस चैप्टर का। तो टाइम और स्पेस ट्रेड ऑफ का मतलब है इट इज़ अ सिचुएशन वेर यू कैन रिड्यूस अ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बाय यूजिंग मोर स्पेस। मतलब आप स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ा रहे हो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कम करने के लिए, और इन सम केसेस आप टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ा रहे हो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कम करने के लिए। यहाँ पर ये देखिए टाइम एफिशिएंसी है, हाउ फास्ट एन एल्गोरिदम रन्स, और स्पेस एफिशिएंसी का मतलब है कितनी वो मेमोरी ज़्यादा लेता है। एग्जाम्पल देखते हैं हम, यूजिंग एक्स्ट्रा स्पेस टू सेव टाइम, ज़्यादा स्पेस यूज़ कर रहे हो और टाइम बचाने के लिए। जैसा है आपका एग्जाम्पल हैशिंग का। हैशिंग के अंदर आप एक हैश टेबल यूज़ करते हो जिसको स्पेस काफ़ी ज़्यादा लगती है, बट वो जो एलिमेंट्स को फाइंड कर लेता है बहुत क्विक टाइम में करता है, टाइम लगता है O1। और वही अगर आप लीनियर सर्च करते बैठोगे तो आपको ON टाइम लगेगा, जो ज़्यादा हो जाता है काफ़ी टाइम। और यूजिंग लेस स्पेस बट मोर टाइम। So in place sorting algorithms like bubble sort और selection sort कम मेमोरी यूज करते हैं बट टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट करते हैं। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पर ON स्क्वायर है आपकी, विच इज़ इवन मोर देन ON। ऑन द अदर हैंड मोर एफिशिएंट सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स लाइक मर्ज सॉर्ट रिक्वायर एक्स्ट्रा स्पेस, इनको स्पेस ज़्यादा लगेगी बट टाइम जो है ये आपका सेव करेंगे। तो प्रैक्टिकल कंसिडरेशंस ये हैं कि जब आपकी मेमोरी लिमिटेड है आप ऐसे एल्गोरिथम्स चूज करो जहाँ पर आपको मेमोरी कम लगे बट आपका टाइम जो है बड़ा तो भी आपको चलेगा। बट अगर आपको टाइम क्रिटिकल है, टाइम की आपको ज़रूरत है टाइम की, और मेमोरी जो है वो बहुत सारी है आपके पास, तो आप ऐसा एल्गोरिथम चूज़ कर सकते हो जिसका एग्जीक्यूशन टाइम जो है काफ़ी क्विक है। तो टाइम एंड स्पेस ट्रेड ऑफ वही है, एक कम करोगे आप, टाइम को कम करोगे तो आपकी स्पेस बढ़ेगी, स्पेस को बढ़ाओगे तो आपकी टाइम कम होगी। सो विल फिनिश द चैप्टर हियर। FDS के 2 यूनिट्स और CG के 2 यूनिट्स मैंने अपलोड किए। आई विल ट्राई टू ऑल्सो अपलोड OOP इन द नेक्स्ट 2 days। एंड थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग। नोट्स का भी यूज़ करो, नोट्स भी बहुत अच्छे से बनाए हुए हैं। ऑल द PYQs हैव बीन कवर्ड इन दोज नोट्स। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, यू कैन गो एंड मेक यूज़ ऑफ इट। थैंक यू वेरी मच।